Hi, this is Sejati Deshwal and I welcome you all again back to our YouTube channel and this is going to be lecture number 4 for Mission 15 series। आज इस लेक्चर के अंदर हम क्वेश्चंस टेकअप करेंगे इंटरनेशनल ट्रेड के। बेसिकली वी आर गोइंग टू टेकअप दी एमसीक्यूज फॉर इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड ये आपका 9th चैप्टर है मैक्रो इकोनॉमिक्स का एंड जैसा आपको पता है चैप्टर काफी लेंदी है, सो ये कहने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे भी ज्यादा बनते हैं, बट अच्छी बात ये है कि चैप्टर इतना ज्यादा मुश्किल चैप्टर नहीं है। ठीक है, सो दैट मीन्स अगर आपने कंसेप्ट अच्छे से पढ़े हैं और आपने आईसीआई मॉड्यूल के क्वेश्चंस भी देखे हैं तो भी आप उस पोजीशन के अंदर होगे कि अगर इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन बनेगा तो आप उसको अटेम्प्ट कर पाओगे। लेकिन फिर भी बच्चों का ना यहाँ पे कई बार कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है क्वेश्चन सोल्व करने में। कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन है जो यहाँ से बन सकते हैं, स्पेशली कंपैरेटिव एडवांटेज के क्वेश्चन या एब्सोल्यूट एडवांटेज के जो क्वेश्चन बनते हैं। तो ऐसे दो क्वेश्चन मैंने पिकअप भी करे हैं ताकि आपका वो क्लैरिफिकेशन भी यहाँ पे हो जाए। सो दैट मीन्स ये क्लास आपके लिए बहुत यूजफुल होगी, ये आप ऐसा मान के चलो, राइट। एंड यस, इसके अलावा अभी अपना मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक ही लेक्चर बचा हुआ है मिशन 15 सीरीज का एंड दैट इज गोइंग टू बी नेशनल इनकम। उसके बाद ये सीरीज खत्म हो जाएगी। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट विद द डिस्कशन। और सबसे पहला जो क्वेश्चन है इट इज बेस्ड अपॉन द थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज। सो हमने ना दो टाइप के एडवांटेजेस के कंसेप्ट पढ़े थे, इनफैक्ट राइट वर्ड वुड भी दो टाइप की थ्योरी पढ़ी थी। एक था थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज और दूसरा था थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज। तो थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज क्या होती है, इसका सिंपल सा मतलब है कि किसी एक कंट्री के पास किसी कमोडिटी को बनाने की एब्सोल्यूट एडवांटेज है इन कंपैरिजन टू अनदर कंट्री। सो दैट मीन्स ऐसा मान के चलो कि हमने इसको भी अंडरस्टैंड किया था कि हम यहाँ पे एक ही फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लेते हैं एंड दैट इज लेबर। सो ऐसा मान के चलते हैं कि इंडिया के अंदर राइस को बनाने के लिए राइस की कितनी यूनिट बनाने के लिए, जस्ट एन एग्जांपल, राइस की 10 यूनिट बनाने के लिए जो टाइम लगता है वो टाइम कितना लग रहा है, मान के चलते हैं 2 घंटे ऐसा। और यही टाइम चाइना के अंदर कितना लग रहा है, ये लग रहा है बेटा 4 घंटे। सो हम बोलेंगे कि इंडिया का एब्सोल्यूट एडवांटेज है चाइना के ऊपर इन प्रोडक्शन ऑफ राइस, राइट। सो ये आपको ज्यादा बेटर क्लैरिटी आ भी जाएगी जब मैं आपको एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन इसका सोल्व कराऊंगी। तो इसने क्या बोला है, खाली आपसे पूछ रहा है कि आप मुझे बताओ थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज क्या कहती है। तो थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज का मतलब है कि जब किसी एक कंट्री के पास दूसरी कंट्री के कंपैरिजन में किसी एक कमोडिटी को बनाने के लिए स्पेशलाइजेशन होती है, राइट। एंड वो स्पेशलाइजेशन से वो क्या इंश्योर करे, वो वही कमोडिटी बनाएगी डेफिनेटली, एंड उसका जो इकोनॉमिक वेलबींग है लोगों का वो बेटर होगा। सो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, बी बनेगा। देखो इसने क्या लिखा हुआ है, कहता है थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज ये कहती है, क्या कह रही है थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज, दैट नेशन कैन इंक्रीज देयर इकोनॉमिक वेलबींग, कि हम अपनी इकोनॉमिक वेलबींग को बढ़ा सकते हैं, अपना फायदा कर सकते हैं। कैसे, बाय स्पेशलाइजिंग इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, हम वो सामान बनाकर विच वी प्रोड्यूस मोर एफिशिएंटली देन एनीवन एल्स। तो जैसे चाइना के कंपैरिजन में इंडिया व्हीट को बनाने में, राइस को बनाने में कम टाइम ले रहा है। सो हम ज्यादा एफिशिएंट है किसी एक कमोडिटी को बनाने के लिए इन कंपैरिजन टू अनदर कंट्री, और हम वो कमोडिटी बनाकर वेलबींग को इंश्योर करें। तो इस टाइप के एडवांटेज को हमने क्या बोला था, एब्सोल्यूट एडवांटेज। सो दिस इज व्हाट थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज स्टेट। सो दिस इज गोइंग टू बी द आंसर। बाकी सारे ऑप्शन आप पढ़ लोगे, डायरेक्ट क्वेश्चन है तो बाकी ऑप्शन पढ़ के टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ये वाला जो क्वेश्चन है बेटा, ये क्वेश्चन है आपके कंपैरेटिव एडवांटेज के ऊपर, जो मैं आपको कह रही थी ना कि एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन मैं आपको सोल्व कराऊंगी और वहां से आपको क्लैरिटी भी लगी। दिस इज द क्वेश्चन। कहता है ध्यान से सुनना, गिवन द नंबर ऑफ लेबर आवर्स। तो इसने नीचे क्या दिया है, ऐसे टेबल के अंदर इसने ना लेबर आवर का डाटा दिया है ना। कहता है कि कंट्री एक्स के अंदर अगर व्हीट बनाना है तो अपने को कितने घंटे लेबर आवर दिए हुए, 10 घंटे। और अगर आपको राइस बनाना है तो अपने को 20 घंटे चाहिए। और कंट्री वाई के अंदर अगर आपको व्हीट बनाना है तो 20 घंटे चाहिए एंड राइस बनाना है तो 10 घंटे चाहिए। तो ये क्या दिया हुआ है, दिस इज लेबर आवर का डाटा, या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, दिस इज आवर पर यूनिट। सो दैट मीन्स एक यूनिट को बनाने के लिए अपने को कितना टाइम चाहिए वो नीचे टेबल के अंदर दिया हुआ है। आगे चलेंगे, कहता है आगे सुना, गिवन द नंबर ऑफ लेबर आवर्स टू प्रोड्यूस व्हीट एंड राइस इन 2 कंट्रीज एंड दैट दिस कंट्रीज स्पेशलाइज एंड इंगेज इन ट्रेड एट रिलेटिव प्राइस ऑफ 1:1। इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि कंट्री वही प्रोडक्ट बनाती है जिस प्रोडक्ट को बनाने में इसका कंपैरेटिव एडवांटेज है, मतलब जहां पे स्पेशलाइजेशन है इनकी। तो दैट मीन्स मुझे सबसे पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा कि कंट्री एक्स का स्पेशलाइजेशन क्या प्रोडक्ट बनाने में है, राइट। सो मुझे सबसे पहले कंट्री एक्स का कंपैरेटिव एडवांटेज निकालना पड़ेगा, फिर कंट्री वाई का मुझे देखना पड़ेगा कंपैरेटिव एडवांटेज क्या है, मतलब इसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यहाँ पे कैलकुलेट करनी पड़ेगी। एंड उसके बाद ये कह रहा है कि दे इंगेज इन ट्रेड, और एक दूसरे के साथ ट्रेड भी करते हैं, और ट्रेड का टर्म्स क्या है, रिलेटिव प्राइस ऑफ 1:1। तो ये 1:1 क्या दिया हुआ है, दिस इज द टर्म्स ऑफ ट्रेड। सो दैट मीन्स 1:1 का यहाँ पे मतलब है कि अगर आपको एक यूनिट
वीट को एक्सचेंज करना है राइस के साथ, तो उसको आप एक्सचेंज करोगे विद 1 यूनिट ऑफ राइस. सो फॉर 1 यूनिट ऑफ वीट इट विल बी एक्सचेंज्ड विद 1 यूनिट ऑफ राइस. दिस इज व्हाट 1:1 मीन्स. सो लेबर कॉस्ट आवर फॉर प्रोडक्शन ऑफ 1 यूनिट नीचे दिया हुआ है. दैट मीन्स ये जो डाटा बेटा ये क्या है, दिस इज आवर पर यूनिट, राइट, कि कितना लेबर अपने को लगेगा 1 यूनिट बनाने के लिए. तो इसने वीट का दिया हुआ है, राइस का दिया हुआ है, ऐसे ही कंट्री वाई के अंदर वीट का दिया है और इसने राइस का दिया है. बट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है व्हाट विल बी द गेन ऑफ कंट्री एक्स. आपको कंट्री एक्स का गेन बताना है. तो आप इसको कैसे कैलकुलेट करोगे? तो इसको कैलकुलेट करने का तरीका बहुत सिंपल है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसको समझ लेते हैं कि कैलकुलेशन होगा कैसे, क्योंकि एग्जाम के अंदर ऐसे क्वेश्चन डेफिनेटली बन सकते हैं. सो अगर मुझे कंट्री एक्स का गेन निकालना है तो मैं एक काम करूंगी, सबसे पहले मैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकाल लूंगी, राइट. मुझे देखो अभी अगर आप इस टेबल में देखोगे तो मेरे को जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिखाई दे रही है, ये यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन दिखाई दे रही है वीट की और राइस की, तो मैं यहाँ पे एब्सोल्यूट एडवांटेज तो पता कर पाऊंगी, बट मेरे को कंपैरेटिव एडवांटेज यहाँ पे निकालना पड़ेगा, राइट. तो इधर देखो क्या बोला उसने, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मैं निकाल लेती हूँ. ओके, मैंने थोड़ा सा इसको ऊपर से शुरू करना चाहिए था. तो सबसे पहले वी विल हैव टू कंप्यूट कंपैरेटिव एडवांटेज. मुझे निकालना पड़ेगा कि कंपैरेटिव एडवांटेज कंट्री एक्स का कहाँ पे है और कंट्री वाई का कहाँ पे है, मेरे को स्पेशलाइजेशन देखना पड़ेगा इनका. सो सबसे पहले मैं कंट्री एक्स के अंदर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकाल लेती हूँ. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग वीट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग वीट. सो अगर ये कंट्री एक्स अगर वीट बनाती है, अगर ये वीट बनाती है तो इसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितना आएगा? तो इसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आएगा बेटा 10/20, क्योंकि अगर ये वीट बनाएगी तो इसको राइस का प्रोडक्शन सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, ठीक है. ऐसे ही आप कंट्री एक्स के अंदर क्या निकाल लोगे, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग राइस, कि अगर ये राइस बनाएगी तो इसको कितना वीट का प्रोडक्शन सेक्रीफाइस करना पड़ेगा. तो ये कितना आएगा, दिस इज गोइंग टू बी 20/10. तो ये कितना आएगा, दिस इज गोइंग टू बी 20/10, राइट. तो आप यहाँ पे निकालो कितना आ रहा है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग वीट इन कंट्री एक्स विल बी 10/20. तो ये आ रहा है 0.5 यूनिट ऑफ कितना इसने सेक्रीफाइस किया, ये राइस का इसने सेक्रीफाइस किया. ये मैंने आपको कंसेप्ट कराया हुआ है, इफ यू रिमेंबर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वाला रियल फास्ट ट्रैक बैच के अंदर भी हमने इसको डिस्कस किया था, राइट. फिर ऐसे ही आप ये निकालोगे 20/10, ये कितना आ रहा है 2. सो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग राइस कितना आ रहा है, दिस इज 2 यूनिट ऑफ, अगर आप राइस बनाओगे तो आपको 2 यूनिट वीट का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा. ये कंट्री एक्स का हो गया. तो ऐसे ही हम किसका निकाल लेंगे, कंट्री वाई का भी हम कैलकुलेट कर लेंगे कि कंट्री वाई का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितना है वीट बनाने का और इसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितना है राइस बनाने का, ठीक है. सो यहाँ पे जस्ट गिव मी अ सेकेंड, राइट. ओके, सो इसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितना है वीट बनाने का और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितना है राइस बनाने का. ओके, कंट्री वाई का डाटा देख लेते हैं. सो अगर कंट्री वाई वीट बनाएगी तो इसको 10 ये लेबर आवर इधर सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे. सो इसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर प्रोड्यूसिंग वीट वुड बी 20/10 और प्रोड्यूसिंग राइस को बनाने का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितना होगा, 10/20 होगा. इट विल बी 10/20, राइट. तो यहाँ पे तुम निकाल लो कितना आ रहा है 20/10. तो दिस इज कमिंग आउट टू बी 2 एंड दिस इज कमिंग आउट टू बी 0.5. ये कितना आ रहा होगा, दिस इज यूनिट ऑफ राइस, 2 यूनिट ऑफ राइस एंड 0.5 यूनिट ऑफ वीट. सो अब मेरे को यहाँ पे पता लग गया कि कौन सी कंट्री का किस प्रोडक्ट को बनाने में कंपैरेटिव एडवांटेज है, या मैं कह सकती हूँ बेटा स्पेशलाइजेशन कौन सी है. तो मैं ऐसे कह सकती हूँ, सो कंट्री एक्स का स्पेशलाइजेशन किसके अंदर है, कंट्री एक्स का स्पेशलाइजेशन है, मैं बहुत डिटेल में करा रही हूँ ताकि आपको ये कंसेप्ट भी समझ में आ जाए. कंट्री एक्स का स्पेशलाइजेशन किस में है, वीट बनाने के अंदर है. क्योंकि आप देखो ना यहाँ पे ये कितना लूज करेगी वीट को बनाने के लिए 0.5 यूनिट ऑफ राइस, और इसको कितना लूज करना पड़ेगा 2 यूनिट ऑफ राइस. तो मतलब वीट को बनाने में किधर कंपैरेटिव एडवांटेज है, किस कंट्री का, कंट्री एक्स का कंपैरेटिव एडवांटेज है. तो वीट को बनाने में कंट्री एक्स का कंपैरेटिव एडवांटेज है. और ऐसे ही कंट्री वाई का कंपैरेटिव एडवांटेज किस में है, कंट्री वाई का स्पेशलाइजेशन आप कह लो या कंट्री वाई का कंपैरेटिव एडवांटेज, राइट. तो कंट्री वाई का जो एडवांटेज है या कंपैरेटिव एडवांटेज स्पेशलाइजेशन है वो किसके अंदर है, राइस बनाने में है.
क्योंकि अगर कंट्री एक्स राइस बनाएगी तो उसको 2 यूनिट सेक्रीफाइस करना पड़ेगा वीट का, बट अगर कंट्री वाई राइस बनाएगी तो उसको 0.5 यूनिट सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किसका कम है, इसका कंट्री वाई का कम है। सो यहाँ पे राइस बनाने में किसका कंपेरेटिव एडवांटेज है, कंट्री वाई का कंपेरेटिव एडवांटेज है। और अब इनके टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या है, 1:1 है। जैसे मैंने आपको बताया कि 1 यूनिट ऑफ वीट, हमें 1 यूनिट ऑफ वीट के लिए कितना यूनिट ऑफ राइस देना पड़ेगा, हमें 1 यूनिट ऑफ राइस देना पड़ेगा। समझ में आ रहा है। अब क्वेश्चन ने आपको जो बोला था ना वो आप कैलकुलेट करो बेटा। ये आई थिंक जस्ट गिव मी अ सेकंड, इसको डिलीट कर देते हैं, मूव पेज टू ट्रैश। राइट, इधर दोबारा से सोल्व करते हैं। ये क्या गलती से कुछ रह गया है यहाँ पे कोई, जस्ट गिव मी अ सेकंड। ये आपकी क्लास के लिए नोट्स मैंने बनाए थे ताकि आपको बाद में मिल जाए। ओके, इधर आ जाओ। सो अब हम इसमें से क्या कैलकुलेट करेंगे, तो अब इसमें से हम निकाल देंगे बेटा गेन ऑफ कंट्री एक्स। सो कंट्री एक्स अब ट्रेड कैसे करेगी, क्योंकि ये ट्रेड तो कर रही है। ट्रेड करने का मतलब ये है कि कंट्री एक्स खुद से कौन सा सामान बनाना चाहेगी जहां पे उसका कंपैरेटिव एडवांटेज है। तो दैट मीन्स कंट्री एक्स खुद से क्या बनाना चाहेगी, वीट, और राइस के लिए वो ट्रेड करेगी। सो दैट मीन्स कंट्री एक्स के पास जितना भी लेबर आवर है ना, वो सारा लेबर आवर वो कहाँ पे लगाएगी, वो वीट को बनाने के ऊपर लगाएगी। अब सुनना, यहाँ पे 2 सिचुएशन पॉसिबल है, क्योंकि उसने गेन निकालने को बोला है कि अगर कंट्री एक्स ट्रेड के अंदर इंगेज होती है तो उसका गेन कितना होगा। तो यहाँ पे ना 2 चीजें ऐसे बनेगी। हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे गेन को, ऐसे सबसे पहले अगर वो सेल्फ कंजम्पशन करती है, सो अंडर सेल्फ कंजम्पशन मतलब अगर वो ट्रेड के अंदर इंगेज नहीं होती है, सो दैट मीन्स उसको टोटल लेबर आवर कितना लगेगा, टोटल लेबर आवर कितना लगेगा। अगर आप कंट्री एक्स का डाटा देखोगे टोटल लेबर आवर का, तो 30 घंटे उसको लगेंगे वीट और राइस बनाने में। कितना लगेगा, 30 आवर्स लगेगा। लेकिन अगर वो कंपैरेटिव एडवांटेज के अकॉर्डिंग काम करती है, सो यहाँ पे तो वो क्या करेगी, अगर वो कंपैरेटिव एडवांटेज के अकॉर्डिंग काम करती है तो वो प्रोडक्शन करेगी, प्रोडक्शन ऑफ वीट, क्योंकि वीट को बनाने में उसका कंपैरेटिव एडवांटेज है, एंड ट्रेड कर लेगी किसका, राइस का। राइट, सो दैट मीन्स कंट्री एक्स क्या प्रोड्यूस करेगी, कंट्री एक्स विल प्रोड्यूस, कंट्री एक्स प्रोड्यूस करेगी, कंट्री एक्स प्रोड्यूस 2 यूनिट्स ऑफ वीट, 2 यूनिट्स ऑफ वीट। तो वो 2 यूनिट बनाएगी वीट का 2 यूनिट बनाएगी। राइट, सो 2 यूनिट बनाएगी तो 1 यूनिट को बनाने के लिए वीट का कितना टाइम लगता है, 10, तो कितने घंटे उसको लगेंगे, 20 घंटे लगेंगे। और पहले उसको कितना टाइम लग रहा था, 30 घंटे लग रहे थे। तो इन दोनों को अगर आप माइनस करोगे, उसने अपना टाइम कितना बचा लिया, 10 घंटे उसने अपना टाइम बचा लिया। ठीक है, सो यहाँ पे उसने सेव क्या कर लिया। राइट, अच्छा ये क्या करेगी, बाकी का जो 2 यूनिट वो बना रही है, जिसमें से 1 यूनिट तो वो खुद रख लेगी, 2 यूनिट बना रही है ना वो वीट का, 1 यूनिट खुद रख लेगी और 1 वो ट्रेड कर देगी। मतलब ट्रेड कर देगी, इसका मतलब ये हुआ कि 1 यूनिट वीट का बनाकर दूसरी कंट्री को दे देगी, कंट्री वाई को, और वहां से वो राइस ले लेगी, क्योंकि उनका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम है वहां पे। कंट्री वाई का कंपैरेटिव एडवांटेज है राइस बनाने में। राइट, तो ऐसा करने से उसने कितना टाइम बचाया, 10 घंटे उसने सेव कर ली। तो क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा था, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा था कि कितना उसको सेविंग होगा, तो उसको कितना सेविंग होगा, उसको 10 घंटे का सेविंग होगा। एक बार आप ऊपर आके देखना। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का क्या होगा, 10 लेबर आवर्स वो सेव करेगी। कहता है कि अगर वो ट्रेडिंग करती है, मतलब वो खुद से, मतलब अगर कंट्री एक्स खुद से ही वीट बनाएगी, खुद से ही राइस बनाएगी, तो उसको 30 घंटे पड़ रहे हैं। लेकिन अगर वो सिर्फ वीट बनाएगी, तो वीट वो क्यों बना रही है, क्योंकि उसका वीट का कंपैरेटिव एडवांटेज हमने कैलकुलेट कर लिया। फिर वो ट्रेड कर रही है, तो फिर वो कैसे कर सकती है कि 2 यूनिट वीट का बना ले। राइट, 2 यूनिट उसने वीट का बनाया, 1 यूनिट उसने खुद रख लिया, और 1 उसने एक्सचेंज कर लिया विद राइस। और राइस कहां से, कंट्री वाई से, क्योंकि कंट्री वाई का उधर कंपैरेटिव एडवांटेज है। ऐसा ट्रेड करने से कंट्री एक्स को फायदा कितना हो रहा है, 10 लेबर आवर का फायदा हो रहा है। दिस इज व्हाट योर क्वेश्चन वाज। समझ में आ रहा, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, बट मैंने आपको बताया कि इससे आपका कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी 10 लेबर आवर। अब ना ये क्वेश्चन, जो अगला क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन आपको बहुत आसान लगेगा, बट ये क्वेश्चन भी मैं आपको सोल्व करवाना चाहूंगी। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन कहता है, मान के चलेंगे अज्यूम इंडिया एंड बांग्लादेश हैव द यूनिट लेबर रिक्वायरमेंट फॉर प्रोड्यूसिंग द टेबल्स। कहता अपने को लेबर चाहिए टेबल्स बनाने के लिए, मैट बनाने के लिए, और इंडिया की रिक्वायरमेंट इसने नीचे लिखी हुई है और बांग्लादेश की रिक्वायरमेंट इसने नीचे लिखी हुई है। और ये डाटा भी इसने कैसे दिया हुआ है, लेबर कॉस्ट आवर फॉर प्रोडक्शन ऑफ 1 यूनिट। अगर ऐसी लाइन लिखी हुई आ रही है तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये डाटा है,
ये डाटा बेटा आवर पर यूनिट का, कई बार क्वेश्चन के अंदर इंफॉर्मेशन यूनिट पर आवर की दी होती है, तो अगर क्वेश्चन के अंदर इंफॉर्मेशन यूनिट पर आवर की है तो मुझे उसको चेंज करना पड़ता है आवर पर यूनिट के अंदर, ये मैंने आपको बताया था। सो दैट मीन्स अगर ये टेबल का डाटा यूनिट पर आवर में दिया होता 3281, तो इसको मैं सबसे पहले आवर पर यूनिट में चेंज करती, तो मैं इसको ऐसे करती 1/3, 1/2, 1/8, 1/1, फिर जो इंफॉर्मेशन मेरी निकल के आती दैट वुड हैव बीन आवर पर यूनिट। ठीक है, ये थोड़ा सा अपने को अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, क्योंकि आप नहीं तो क्वेश्चन गलत सोल्व करके आओगे, आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। राइट, अब ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि आप मुझे बताओ इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो हम देख लेते हैं कि स्टेटमेंट है क्या, उसके बाद ही मुझे पता लगेगा कि मुझे इसमें कैलकुलेट करना क्या है। जैसे कि सबसे पहले कहता है कि बांग्लादेश का कंपैरेटिव एडवांटेज है मैट बनाने में, तो पहले तो मुझे देखना पड़ेगा कि क्या सही में बांग्लादेश का कंपैरेटिव एडवांटेज है मैट बनाने में, तो मतलब मुझे कंपैरेटिव एडवांटेज निकालना पड़ेगा कंट्री बांग्लादेश का और इंडिया का भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शन के अंदर लिखा हुआ है कि इंडिया का कंपैरेटिव एडवांटेज है टेबल्स बनाने में। फिर मुझे बांग्लादेश का कहता है बांग्लादेश का एब्सोल्यूट एडवांटेज है मैथ्स बनाने में, सो दैट मीन्स मुझे एब्सोल्यूट एडवांटेज भी कैलकुलेट करना पड़ेगा कि इंडिया का एब्सोल्यूट एडवांटेज किसके अंदर है और बांग्लादेश का एब्सोल्यूट एडवांटेज किसमें है। समझ में आ रहा है? सो बेसिकली मेरे को इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले ये पता लगाना पड़ेगा कि किस कंट्री का एब्सोल्यूट एडवांटेज है किस कमोडिटी को बनाने में और किस कंट्री का कंपैरेटिव एडवांटेज है किस कमोडिटी को बनाने में। तो सबसे पहले अगर आप ऐसे ही टेबल देखते हो तो आप मुझे बताओ कि इंडिया के अंदर टेबल बनाने के लिए एक यूनिट ऑफ टेबल बनाने के लिए एक यूनिट ऑफ टेबल बनाने का मतलब है कि एक टेबल बनाने के लिए कितना लेबर लगता है। मैम इंडिया के अंदर एक यूनिट बनाने के लिए कितना टेबल लगता है, एक टेबल बनाने के लिए कितना टाइम लगता है। मैम 3 घंटे लगते हैं। और बांग्लादेश के अंदर कितना टाइम लगता है, 8 घंटे लगता है। तो ज्यादा एफिशिएंट कहाँ पे है? मैम इंडिया ज्यादा एफिशिएंट है। तो यस बेटा, तो इंडिया ज्यादा एफिशिएंट है, इसका मतलब ये हुआ कि इंडिया का टेबल बनाने में क्या हो गया, एब्सोल्यूट एडवांटेज है। इंडिया का टेबल बनाने में एब्सोल्यूट एडवांटेज है। क्या ये बात आप मान रहे हो? यस। दूसरा, इधर आ जाएंगे, और मैट बनाने को इंडिया को कितना टाइम लगता है? मैम इंडिया में एक मैट बनने में 2 घंटे लगते हैं और बांग्लादेश में एक मैट बनने में 1 घंटा लगता है। तो यहाँ पे एब्सोल्यूट एडवांटेज किसका है, कौन ज्यादा एफिशिएंट है? बांग्लादेश है। सो बांग्लादेश का एब्सोल्यूट एडवांटेज है मैट बनाने में। क्या ये स्टेटमेंट अप्रूव होगी? यस। तो इसका मतलब ये जो ऑप्शन लिखा हुआ है ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, लेकिन उसने बाकी सारे ऑप्शंस भी दिए हैं, मेरे को पहले वो भी देखने पड़ेंगे। अब मैं इनका कंपैरेटिव एडवांटेज कैलकुलेट करूंगी। और कंपैरेटिव एडवांटेज आप कैसे कैलकुलेट करोगे, जैसे मैंने आपको अभी ऊपर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सिखाया था। ठीक है, एक बार मैं फिर से आपके लिए कैलकुलेट कर देती हूँ कि ये बेसिकली कैलकुलेट होगा कैसे। तो सबसे पहले ना आप कंपैरेटिव एडवांटेज निकालोगे तो मुझे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इधर कैलकुलेट करनी पड़ेगी। दैट मीन सबसे पहले मैं इंडिया का निकाल लेती हूँ कि इंडिया का कंपैरेटिव एडवांटेज किस कमोडिटी को बनाने में है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ मेकिंग टेबल। सो अगर आप इंडिया में टेबल बनाते हो तो आपको कितना मैट सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। ऐसे ही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ मेकिंग मैट, और अगर आप मैट बनाते हो तो आपको कितना टेबल सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो आप देखो, अगर आप टेबल बना रहे हो तो आपको कितना मैट सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, और अगर आप मैट बना रहे हो तो कितना टेबल आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। सो ये आएगा 3/2, दिस इज कमिंग आउट टू बी 1.5 यूनिट्स ऑफ, या आप इसको ऐसे बोलो 1.5 मैट आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। और अगर आप मैट बना रहे हो तो 2/3 आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा 0.67 टेबल। क्या आपको ये समझ में आया? यस। सो ऐसे ही आप किसका निकाल लोगे, बांग्लादेश का भी आप निकाल लोगे। बांग्लादेश का भी आप ऐसे निकाल लोगे कि इसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, थोड़ा रफ में लिख रही हूँ, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है फॉर मेकिंग द टेबल, राइट। और ऐसे ही आप निकाल लोगे कि इसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है फॉर मेकिंग द मैट। सो अगर आप बांग्लादेश में देखोगे, इसको अगर टेबल बनानी है तो इसको मैट कितना सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, तो इसको 8 मैट सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। और इसको मैट बनानी है तो इसको कितना टेबल सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, 1/8, 0.125 टेबल, इतना इसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकल के आ जाएगा। तो अब मुझे बताओ टेबल बनाने में कौन ज्यादा एफिशिएंट है, कंपैरेटिव एडवांटेज। यहाँ पे आपको 1.5 मैट सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है और यहाँ पे 8 मैट, तो कौन ज्यादा एफिशिएंट है? यस। तो टेबल बनाने के अंदर कंपैरेटिव एडवांटेज किसका है? इंडिया का है।
टेबल बनाने के अंदर कंपैरेटिव एडवांटेज किसका है? इंडिया का है। और ऐसे ही अगर आप मैट के अंदर देखोगे तो मैट में कंपैरेटिव एडवांटेज किसका है? बांग्लादेश का है, क्योंकि वो ज्यादा एफिशिएंट है। अब आप जाकर अपने ऑप्शन देखो क्या लिखा हुआ है। बांग्लादेश का कंपैरेटिव एडवांटेज है मैट के अंदर, यस निकाल लिया, और इंडिया का कंपैरेटिव एडवांटेज है टेबल बनाने में। तो इसका मतलब ये जो तीनों इसने ऑप्शन दिए हुए हैं, ये तीनों स्टेटमेंट जो यहाँ पे दी हुई है, वो तीनों की तीनों स्टेटमेंट क्या है? सही है। सो ऑल ऑफ दी ऑप्शंस आर ट्रू। क्या आपको ये अंडरस्टैंडिंग आ रही है? क्या आपको ये समझ में आ रहा है? यस, आगे चलेंगे। कहते हैं बेटा इसके बाद तो अपना कोई इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। ओके कहता है अ टैक्स विच इज अप्लाइड एज अ परसेंटेज ऑफ द वैल्यू ऑफ इंपोर्टेड गुड। इस टाइप के टैक्स को हम क्या कहते हैं? सो जब आप कोई भी इंपोर्ट करते हो ना, और उस इंपोर्ट की वैल्यू के ऊपर आप कोई परसेंटेज अप्लाई करके टैक्स निकाल रहे हो, इंपोर्ट ड्यूटी निकाल रहे हो, तो इस टाइप की ड्यूटी को, इस टाइप के टैरिफ को हम कहते हैं एड वैलोरम टैरिफ। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी बी। अ वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। सो दैट मीन्स अगर आपने 10,000 का सामान खरीदा और टैरिफ का रेट है 10%, तो ऐसे आपका इंपोर्ट ड्यूटी निकल जाएगा। इस टाइप के स्ट्रक्चर को, टैरिफ को एड वैलोरम टैरिफ बोला जाता है। ठीक है, आगे चलेंगे टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। एस्केलेटेड टैरिफ होता क्या है? एस्केलेटेड टैरिफ का मतलब है कि मान के चलते हैं कि इंडिया के अंदर इंपोर्ट हो रहा है, और इंडिया के अंदर जो तुम इंपोर्ट कर रहे हो वो क्या कर रहे हो? मान लेते हैं कि तुमने कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इंपोर्ट किया, या उससे भी सिंपल करते, तुम इंडिया के अंदर कोई मोबाइल फोन लेकर आ रहे हो, वो क्या हो गया? आपका मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट हो गया, फिनिश्ड गुड हो गया, राइट। और उस मोबाइल फोन को बनाने के लिए भी तुम इंपोर्ट करते हो, तो इंडिया मोबाइल फोन फिनिश्ड गुड भी इंपोर्ट कर रहा है, और इंडिया एक्सेसरी भी इंपोर्ट करता है, वो सामान भी इंपोर्ट करता है, रॉ मटेरियल भी इंपोर्ट करता है, जिससे वो मोबाइल फोन इंडिया के अंदर बन सकता है ना। तो एस्केलेटेड टैरिफ का मतलब हो गया कि जब तुम रॉ मटेरियल के ऊपर कम इंपोर्ट ड्यूटी लगा रहे हो और आप फिनिश्ड गुड के ऊपर ज्यादा इंपोर्ट ड्यूटी लगा रहे हो। आप ऐसा क्यों कर रहे होगे? क्योंकि आप चाहते होगे कि रॉ मटेरियल तो इंडिया में आए और इंडिया में उसका प्रोडक्शन हो, बट फिनिश्ड गुड इंपोर्ट कम हो इंडिया के अंदर। तो इस टाइप के टैरिफ को हम कहते हैं एस्केलेटेड टैरिफ। तो एस्केलेटेड टैरिफ का मतलब होता है बेटा नॉमिनल टैरिफ रेट विच आर नॉमिनल टैरिफ रेट ऑन मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स। सो दैट मीन्स फिनिश्ड गुड, आप इसको ध्यान में रख के चलो कि जो फिनिश्ड गुड इंडिया के अंदर आ रहा है उसके ऊपर जो तुम टैरिफ लगा रहे हो दैट इज मोर देन, वो ज्यादा है than the tariff on the raw material. So this type of tariff is known as escalated tariff. तो इसका अपना कंसेप्ट हमें पता होना चाहिए, बाकी ऑप्शन गलत क्यों आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे चलेंगे। फिर होता है कंसेप्ट ऑफ एंटी डंपिंग ड्यूटी। एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई क्यों जाती है? ताकि कोई भी आपके देश के अंदर सामान को डंप ना करे। अच्छा मैम, ये सामान को डंप करने का मतलब क्या होता है? सामान को डंप करने का मतलब ये होता है कि कई कंट्रीज ऐसी होती है वो ना आपकी मार्केट को कैप्चर करना चाहती हैं, तो वो आपकी मार्केट के अंदर बहुत सस्ते में सामान बेचेगी। जैसे कि चाइना का कोई प्रोड्यूसर है और वो चाइना के अंदर, चाइना की मार्केट में जितना सामान बेच रहा है जिस प्राइस पे, उससे कम प्राइस पे वो सामान बेचेगा। इनफैक्ट इंडिया के अंदर वो सामान बेच रहा है कॉस्ट से भी कम। मतलब अगर उसको मोबाइल फोन बनाने की कॉस्ट चाइना में कितना आ रहा है, मान के चलेंगे 2,000 रुपये आ रहा है, और वो इस मोबाइल फोन को चाइना की मार्केट में कितना बेच रहा है? 4,000 रुपये में बेच रहा है बेटा, या आप ऐसे बोलो और सिंपल कर लेते 3,000 रुपये में वो बेच रहा है। तो इसको बनाने की कॉस्ट उसको कितनी पड़ रही है? 2,000 पड़ रही है, और अपनी मार्केट में कितने में बेच रहा है? वो 3,000 रुपये में बेच रहा है। और इंडिया में जब ये सामान वो बेचता है तो कहता है 1,500 रुपये में बेचूंगा। तो ये इसका पर्पस क्या है इतना सस्ता सामान बेचने का? इसका पर्पस इतना सस्ता सामान बेचने का ये है कि वो इंडिया की मार्केट को कैप्चर करना चाहता है, राइट। प्रीडेटरी प्राइसिंग उसने जानबूझ के रखी है ताकि इंडिया का सारा मार्केट खत्म हो जाए, बाकी कोई बचे ही ना, वो अकेला रहे। सो गवर्नमेंट इसको सपोर्ट नहीं करेगी। तो इस टाइप का अगर कोई चाइना का बंदा इंडिया के अंदर सामान बेचना चाहेगा, एक्सपोर्ट करना चाहेगा, और हम इंपोर्ट करेंगे, है ना, तो गवर्नमेंट उसके ऊपर ड्यूटी लगा देगी, इंपोर्ट ड्यूटी। और इस टाइप की इंपोर्ट ड्यूटी को हम बोलते हैं एंटी डंपिंग ड्यूटी, कि सामान डंप मत करो इंडिया के अंदर। ठीक है, सो यहाँ पे एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या हुआ? दीज आर दी सबसे पहले एडिशनल इंपोर्ट ड्यूटी। यस, ये कुछ एडिशनल इंपोर्ट ड्यूटी है। सो एज टू ऑफसेट द इफेक्ट ऑफ एक्सपोर्टिंग फर्म। तो एक्सपोर्टिंग फर्म कौन थी बेटा? चाइना का प्रोड्यूसर था, उसके आप इम्पैक्ट को हटाना चाहते हो। अनफेयर चार्जिंग ऑफ प्राइस, क्योंकि वो जानबूझ के कम प्राइस चार्ज कर रहा है इन द फॉरेन मार्केट, इंडिया के अंदर, विच आर लोअर देन, जो उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट से कम है। उसने अपना प्राइस कितना चार्ज किया इंडिया के अंदर? 1,500 रुपये, और उसकी कॉस्ट कितनी थी? 2,000 रुपये। तो क्या ये इंपोर्ट ड्यूटी का, क्या ये एंटी डंपिंग ड्यूटी इसी वजह से लगाई जा रही है? यस। दूसरा, ये एक एडिशनल इंपोर्ट ड्यूटी है सो दैट आप इफेक्ट ऑफ एक्सपोर्टिंग फर्म ने अपने जो एक्सपोर्टिंग फर्म ने अपना प्राइस कम किया है, ठीक है, अपनी कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाने के लिए, ड्यू टू द सब्सिडीज बाय गवर्नमेंट। हाँ, बेसिकली इसमें क्या भी रहता है, सुनना मेरी बात ध्यान से, इसके अंदर ना सब्सिडीज का कंसेप्ट नहीं आता बेटा।
सब्सिडीज का कंसेप्ट जब आता है ना, तो हम वहां पे सीवीडी कैलकुलेट करते हैं। हमने काउंटर वेलिंग ड्यूटी भी पढ़ा है ना, तो कई बार क्या होता है कि लोग ना मतलब गवर्नमेंट एंटी डंपिंग ड्यूटी आपके ऊपर ना लगा दे, तो चाइना की गवर्नमेंट क्या करती है, चाइना की गवर्नमेंट क्या करेगी, चाइना के प्रोड्यूसर को सब्सिडी दे देगी कि देख तेरी कॉस्ट मैं ही कम करा रही हूँ, जिसकी वजह से उसकी कॉस्ट भी कम हो जाएगी, तो ऑटोमेटिकली वो इंडिया के अंदर कम प्राइस में सामान बेचेगा। तो इस टाइप के इफेक्ट को खत्म करने के लिए जो ड्यूटी लगाई जाती है वो काउंटर वेलिंग ड्यूटी होती है, ये हमने क्लास में डिस्कस किया था। तो ये काउंटर वेलिंग ड्यूटी है बेटा, ये एंटी डंपिंग ड्यूटी नहीं है, बी के अंदर जो लिखा हुआ है। सी के अंदर जो आप एडिशनल इंपोर्टिंग ड्यूटी चार्ज करते हो टू ऑफसेट द इफेक्ट ऑफ एक्सपोर्टिंग फ्रॉम अनफेयर चार्जिंग ऑफ लोअर प्राइस इन द फॉरेन मार्केट, तो क्या ये एंटी डंपिंग ड्यूटी है? यस, दिस इज एंटी डंपिंग ड्यूटी। तो इसका सही आंसर क्या बनेगा? डी बनेगा, ए एंड सी। मैं आपको बता देती हूँ, बेसिकली यहाँ पे दो चीजों के ऊपर फोकस होता है एंटी डंपिंग ड्यूटी में। सबसे पहले कि तुम फॉरेन मार्केट के अंदर जो सामान बेच रहे हो वो प्राइस से कम बेच रहे हो जितना तुम अपनी लोकल मार्केट में बेच रहे हो, तो प्राइस के ऊपर इसने फोकस कहां पे किया? सी पॉइंट के अंदर किया है। और तुम उस सामान को लोकल मार्केट में जितनी तुम्हारी कॉस्ट है ना, मतलब तुम्हारी कंट्री में उसको बनाने का जितना कॉस्ट है, उसको तुम फॉरेन मार्केट में कॉस्ट से भी कम प्राइस पे बेच रहे हो, इसलिए डंपिंग ड्यूटी लगाई जाती है। तो दो एंटी डंपिंग ड्यूटी में दो चीजों के ऊपर फोकस होता है, कॉस्ट और प्राइस। तो इस वजह से जो आंसर है ना वो ए और सी है, सो दैट मीन्स डी इज द आंसर। बी में सब्सिडी का पॉइंट आ रहा है, यहाँ पे काउंटर वेलिंग ड्यूटी गवर्नमेंट लगाती है, यहाँ पे एंटी डंपिंग ड्यूटी नहीं लगती है। आगे चलेगी टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। एसपीएस मेजर और टीबीटी मेजर्स होते क्या है? एसपीएस मेजर हमने पढ़े थे, जिनको हमने बोला था सैनिटरी एंड फिटोसैनिटरी मेजर्स। सो बेसिकली कुछ तो गवर्नमेंट रूल्स बना देती है ताकि वो ना अपनी ह्यूमन लाइव्स को, एनिमल्स को, प्लांट की हेल्थ को, अपनी कंट्री की, इनको वो प्रोटेक्ट कर पाए। जैसे कि ये टाइप के रूल्स किन चीज़ों से डील करते हैं? फूड सेफ्टी से डील करते हैं, एनिमल हेल्थ, एनिमल डिजीज, प्लांट पेस्ट डिजीज, इन सारी चीज़ों से डील करें। जैसे कि आपने ना किसी एक स्पेसिफिक कंट्री से मीट इंपोर्ट नहीं हो सकता, आपने ऐसा बैन लगा दिया। ऐसा बैन आपने क्यों लगा दिया? क्योंकि जिस कंट्री से वो मीट आता था उस कंट्री के अंदर कुछ तो ऐसा फ्लू चल रहा है ना। तो इस टाइप के मेजर्स को हमने क्या बोला था? दीज आर कोल्ड एज एसपीएस मेजर। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा भी हुआ है कि आपने बैन लगा दिया ऑन इंपोर्टिंग द फ्रूट, कि हम ऐसी कंट्री से फ्रूट लेके ही नहीं आएंगे, इंपोर्ट ही नहीं करेंगे जहां पे पेस्ट उसने लगाया हुआ है उसके ऊपर, ठीक है। या फिर जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया कि किस कंट्री के अंदर अगर एवियन फ्लू चल रहा है तो वहां से वो मीट इंपोर्ट नहीं होगा। तो इस टाइप के जो मेजर्स गवर्नमेंट लेती है वो अपने एनिमल्स की, अपने ह्यूमन की लाइव्स को प्रोटेक्ट करने के लिए लेती है। इनको हम कहते हैं एसपीएस मेजर, ठीक है। चलो, एंड दूसरा क्या होता है? दूसरे होते हैं बेटा टीबीटीज। टीबीटीज क्या होते हैं? दीज आर दी टेक्निकल बैरियर्स टैरिफ, टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड। सो बेसिकली टेक्निकल बैरियर्स मतलब ये टेक्निकल टैरिफ आप कह सकते हो, ये है। सो बेसिकली गवर्नमेंट यहाँ पे क्या करेगी? कुछ स्पेसिफिकेशंस उसने स्पेसिफाई कर दी कि अगर इंडिया के अंदर तुम्हें सामान को एक्सपोर्ट करना है ना, तो इन क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मीट करना चाहिए, आपको लाइसेंस वगैरह लेना पड़ेगा। तो आपने कुछ टेक्निकलिटी क्रिएट कर दी बिफोर एक्सपोर्टिंग द गुड्स टू दी इंडिया। सो इस टाइप के मेजर्स को हम क्या कहते हैं? दीज आर कॉल्ड एज टीबीटी, दैट इज टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड। सो ये क्या है? जैसे कि अगर तुम इंडिया में सामान बेचोगे तो ये क्वालिटी स्टैंडर्ड को मीट करे, प्रोडक्ट सेफ्टी के नॉर्म्स बना दिए, पैकेजिंग के नॉर्म्स बना दिए, लेबलिंग के नॉर्म्स बना दिए, तो ये टीबीटी के अंदर कवर्ड होते हैं। ये हमने डिस्कस किया था। अब इधर आ जाओ तुम, कहता है एसपीएस मेजर्स एंड टीबीटी ये है क्या? क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। सो बेटा क्या ये परमिसिबल है अंडर डब्ल्यूटीओ? डब्ल्यूटीओ मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इन्हें अलाउ करती है? यस, इन्हें अलाउ करती है। क्यों? क्योंकि कंट्रीज अगर अपना इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना चाहती है तो इस टाइप के मेजर्स वो ले सकती है, बिल्कुल अलाउड है। दूसरा, दे मे रिजल्ट इन द लॉस ऑफ कंपेटिटिव एडवांटेज ऑफ डेवलपिंग कंट्री, ऐसा है बिल्कुल। अगर आप किसी भी ट्रेड को रोकोगे तो कंपेटिटिव एडवांटेज के ऊपर तो इंपैक्ट आएगा, बिल्कुल सही है। एंड सी इट इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ कंप्लायंस विद एक्सपोर्टिंग कंट्री, यस, इससे ना एक्सपोर्टिंग कंट्री का कॉस्ट ऑफ कंप्लायंस भी बढ़ जाता है। इसको हमने डिस्कस भी किया था कि कॉस्ट ऑफ कंप्लायंस कैसे बढ़ेगा। जैसे कि इंडिया ने क्या बोला हुआ है कि देखो अगर तुम्हें इंडिया के अंदर कोई भी सामान को एक्सपोर्ट करना है तो तुम्हें ना क्वालिटी चेक करवाना पड़ेगा, तुम्हें कुछ तो हमारे स्टैंडर्ड्स हैं वहां से तुमने अप्रूवल लेना पड़ेगा, और जब ये सामान उन क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मीट करेगा तभी ये सामान इंडिया के अंदर आ सकता है। सो दैट मीन्स अगर ये क्वालिटी स्टैंडर्ड को मीट नहीं कर रहा तो इंडिया में नहीं आ सकता। बट वो क्वालिटी स्टैंडर्ड करवाने के लिए, वो चेक करवाने के लिए, वो तुम्हें रेटिंग जो लेनी है वो लेने के लिए तुम्हें खर्चा तो करना पड़ेगा। तो इससे क्या हुआ कि जो भी कंट्री इंडिया के अंदर सामान को एक्सपोर्ट करना चाहती है उसकी कंप्लायंस की कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो इसमें से सारी ही चीजें सही हैं।
सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी 7th का डी। आगे चलेंगे, टैरिफ रेट कोटा होता क्या है, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि टैरिफ रेट कोटा में आएगा क्या, समझ में आ रहा है? तो देखो टैरिफ रेट कोटा क्या है, ये एक टाइप का टैरिफ है कि अगर तुम एक पर्टिकुलर क्वांटिटी तक सामान मंगाओगे तो हम तुम्हारे ऊपर कम रेट लगाएंगे टैक्स का, बट अगर तुमने अपनी क्वांटिटी उससे ज्यादा बढ़ा दी तो हम ज्यादा तुम्हारे ऊपर ज्यादा टैरिफ लगाएंगे। इसको तुम ऐसे समझने की कोशिश करो कि जैसे तुमने क्या बोला हुआ है कि तुमने ना अगर कोई भी कॉमोडिटी मंगवानी है, सो मान लेते कि तुम कॉमोडिटी एक्स अगर इंपोर्ट करते हो और कॉमोडिटी एक्स तुमने इंपोर्ट करी 50,000 यूनिट्स तक, है ना, तो अगर तुमने ये इंपोर्ट किया है 50,000, दिख नहीं रहा आई थिंक यार, इधर लिख लेते चलो। सो आपने एक ऐसा टैरिफ बनाया कि अगर तुमने कॉमोडिटी इंपोर्ट करी है, कौन सी कॉमोडिटी एक्स, और आपने ये कॉमोडिटी आप इंपोर्ट कर रहे हो 50,000 यूनिट्स तक, अगर आप ये कॉमोडिटी इंपोर्ट कर रहे हो 50,000 यूनिट्स तक, तो टैरिफ का रेट क्या रहेगा, टैरिफ का रेट रहेगा 10%। बट अगर इससे ज्यादा बियॉन्ड 50,000 अगर तुमने इंपोर्ट किया तो टैरिफ सीधा 40% का हो जाएगा। तो इस टाइप के टैरिफ को तुम कहते हो टैरिफ रेट कोटा। सो एक लिमिट तुमने सेट कर दी ना कि भाई कितनी यूनिट तक तुम इंपोर्ट कर सकते हो सामान को। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, सुनना, अंडर टैरिफ रेट कोटा अ कंट्री परमिट्स एन इंपोर्ट ऑफ लिमिटेड क्वांटिटी एट लो रेट्स ऑफ ड्यूटी। सो लिमिटेड क्वांटिटी हमारे एग्जांपल में कितनी थी कि अगर तुम 50,000 यूनिट अगर इंपोर्ट करते हो तो तुम्हारे ऊपर लो रेट ऑफ ड्यूटी लगेगा, 10% ही तुम्हें इंपोर्ट ड्यूटी देना पड़ेगा, बट सब्जेक्ट टू एक्सेस अमाउंट टू अ मच हायर ड्यूटी। सो दैट मीन्स अगर तुमने 50,000 से ऊपर जितना भी इंपोर्ट किया उसके ऊपर टैक्स कितना पे करना पड़ेगा, 40% पे करना पड़ेगा। इस टाइप के हमने टैरिफ के स्ट्रक्चर को क्या बोला है, टैरिफ रेट कोटा। सो दैट मीन्स अगर ये कोई भी इंपोर्टर है, ये ना अगर मान लेते 1,20,000 यूनिट बनाता है तो पहली 50,000 यूनिट के ऊपर तो इसको टैक्स लगेगा 10% का, बट जो रिमेनिंग 70,000 यूनिट है इसके ऊपर टैक्स लगेगा 40% के हिसाब से। समझ में आया? चलो आगे चलेंगे। अच्छा, MFN प्रिंसिपल का एसेंस क्या है? पहले तो MFN प्रिंसिपल है ही क्या, मोस्ट फेवर्ड नेशन। सो इसका एसेंस क्या है बेटा, इसका मेन पर्पस क्या है कि जितने भी WTO की मेंबर कंट्रीज हैं उनको इक्वल ट्रीटमेंट मिले। तो सबसे पहले कहता है इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट को इंश्योर करना मेन पर्पस है MFN प्रिंसिपल का, टू ऑल द मेंबर्स कंट्री ऑफ WTO इन रिस्पेक्ट ऑफ मैटर्स रिलेटेड टू ट्रेड। सो मतलब किसी को फेवरिज्म ना हो। दूसरा, फेवर वन कंट्री यू नीड टू फेवर ऑल इन द सेम मैनर। अगर तुम किसी एक कंट्री को फेवर करना चाहते हो, जैसे कि इंडिया कहता है कि अगर चाइना मेरी कंट्री के अंदर एक्सपोर्ट करेगा ना, या मान के चलते USA मेरी कंट्री के अंदर एक्सपोर्ट करेगा तो उसके ऊपर मैं 10% की ड्यूटी लगाऊंगा, बट अगर चाइना एक्सपोर्ट करेगा तो उसके ऊपर 40%। तो ऐसा नहीं हो सकता। सो कहता है कि अगर आप किसी एक कंट्री को फेवर करोगे तो फिर आपको सारी कंट्री को फेवर करना पड़ेगा। ये भी बात सही है। सी, एवरी WTO मेंबर विल ट्रीट ऑल इट्स ट्रेडिंग पार्टनर। सो हर एक WTO की मेंबर कंट्री अपने ट्रेडिंग पार्टनर को इक्वली ही ट्रीट करेगी विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। ये एसेंस है MFN प्रिंसिपल का, दैट इज मोस्ट फेवर्ड नेशन प्रिंसिपल। कुल मिलाकर ये क्या कहना चाह रहा है, डी इसका आंसर होगा। कुल मिलाकर ये क्या कहना चाह रहा है कि जितनी भी WTO की मेंबर कंट्रीज आपस में ट्रेड करती है उनके अंदर इक्वालिटी को इंश्योर करना इज द मेन एसेंस ऑफ MFN प्रिंसिपल, सो दैट ये आपस में जब ट्रेड करे तो ये डिस्क्रिमिनेशन ना करें। ओके, आगे चलेंगे टू नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को लेकर इसने कुछ 4 ऑप्शन दिए हैं, आप मुझे बताओ कि इसमें से सही कौन सा है। सबसे पहले, इट हैज नाउ बीन रिप्लेस्ड बाय द गैट। क्या ये बात सही है कि पहले WTO होता था अब गैट है? नहीं बेटा, पहले क्या था, गैट था, उसके बाद WTO आया। तो मतलब राइट स्टेटमेंट क्या होती, दैट WTO हैज रिप्लेस्ड द गैट। सो दिस इज नॉट द राइट। वो कहना चाह रहा है कि अब इस WTO ने WTO को रिप्लेस कर दिया है गैट ने, जबकि रियलिटी क्या है कि WTO ने रिप्लेस किया है गैट को। राइट, आगे, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हैज इनबिल्ट मैकेनिज्म टू सेटल द डिस्प्यूट। यस, सो जो गैट था उसको WTO के अंदर मर्ज ही इस वजह से किया गया था। एक तो वो सर्विस वगैरह को इंक्लूड नहीं कर रहा था, वो डील नहीं कर रहा था, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को वो डील नहीं कर रहा था। ये कुछ रीजंस हमने देखे थे जिसकी वजह से गैट को मर्ज कर दिया गया था WTO के अंदर, है ना। और एक रीजन ये क्या भी था कि भाई उसके पास ऐसे कोई डिस्प्यूट सेटल करने का कोई तरीका नहीं था, बट WTO के पास ये है। अब उसके पास इनबिल्ट मैकेनिज्म है, मतलब अंदर ही उनके पास एक तरीका है जिससे अगर मेंबर कंट्रीज के बीच में कोई भी डिस्प्यूट होता है उस डिस्प्यूट को सोल्व किया जा सकता है। तीसरा, इट वॉज इंश्योर टू एस्टैब्लिश फ्री एंड फेयर ट्रेड। यस, WTO का पर्पस ही यही है कि एक तो ट्रेड फेयर होना चाहिए, दूसरा ट्रेड फ्री होना चाहिए बिटवीन द मेंबर्स। सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी डी। तो ये 2 ऑब्जेक्टिव है WTO के, B एंड C।
ठीक है, आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, द अग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। सो जो अग्रीमेंट है रिलेटिंग टू ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ये किसकी बात कर रहा है? हमने ना नीचे WTO के काफी डिफरेंट अग्रीमेंट्स देखे थे, अगर आपको याद हो। उसमें से एक अग्रीमेंट क्या था? अग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। अब आपको ये पूछ रहा है कि विच ऑफ दीज ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, कि ये जो अग्रीमेंट है, अग्रीमेंट ऑन ट्रेड, ये जो अग्रीमेंट है विच इज रिलेटेड टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, वो किन चीज से डील करता है? सो बेटा ये डील करता है, ये प्रोवाइड कराता है अ सिस्टम फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को एडमिनिस्टर कैसे किया जाएगा, उसका एनफोर्समेंट कैसे होगा, उसको लागू कैसे किया जाएगा। सो इट्स स्टिपुलेट टू एडमिनिस्टर अ सिस्टम ऑफ एनफोर्समेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। ये कहता है कि सबको मोस्ट फेवर्ड नेशन ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए, प्रोवाइड्स फॉर मोस्ट फेवर्ड नेशन ट्रीटमेंट एंड नेशनल ट्रीटमेंट फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ये भी उस अग्रीमेंट के अंदर लिखा हुआ है। सो अगर जब बात आती है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की, तो नेशनल ट्रीटमेंट को इंश्योर करना है, मोस्ट फेवर्ड नेशन ट्रीटमेंट को इंश्योर करना है। सो दैट मीन्स अगर कंट्री ए कंट्री वाई के साथ ट्रेड कर रही है तो इक्वल टर्म्स के ऊपर करे, बिल्कुल वैसे ही वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के अंदर ट्रेड करेगी जैसे कि कंट्री एक्स कंट्री जी के साथ ट्रेड करेगी। मतलब फेवरिज्म नहीं होना चाहिए, वही ऊपर वाला कंसेप्ट मोस्ट फेवर्ड नेशन का। इसके अलावा नेशनल ट्रीटमेंट को इंश्योर करना है। तो नेशनल ट्रीटमेंट का कंसेप्ट क्या होता है कि जैसे तुम इंडिया की अगर बात करोगे, जैसे तुम इंडिया के लोगों को, इंडिया के प्रोड्यूसर को, इंडिया के सामान को तुम इंपॉर्टेंस देते हो, उसी तरीके से तुम ट्रीट करोगे जो सामान बाहर से आ रहा है। जैसे कि मैंने आपको जीएसटी का एग्जांपल दिया था कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार इंडिया के अंदर जो सामान बन रहा है उसके ऊपर तो तुम जीएसटी लगाते हो, मान के चलेंगे 18%, लेकिन अगर वही सामान इंडिया के बाहर से इंपोर्ट हो रहा है तो उसके ऊपर जीएसटी लग रहा है कितने अमाउंट के ऊपर? 28% के ऊपर। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा है तो ये नेशनल ट्रीटमेंट नहीं है। तो नेशनल ट्रीटमेंट का मतलब क्या होगा कि अगर इंडिया के अंदर एक बार वो सामान आ गया तो वो इंडिया का ही सामान है, तो उसके ऊपर भी जीएसटी 18% ही लगना चाहिए। सेम इज द कंसेप्ट विद इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, कि उस एग्रीमेंट के अंदर लिखा हुआ है कि एक तो मोस्ट फेवर्ड नेशन ट्रीटमेंट को इंश्योर करना है और एक तो हमें नेशनल ट्रीटमेंट को इंश्योर करना है। आगे, एंड ऑल्सो इट मैंडेट्स, ये एग्रीमेंट एक ओब्लिगेशन भी लगाता है कि आपको हाई लेवल ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन देनी पड़ेगी अपने सारे के सारे मेंबर्स को। ये सारी की सारी बातें ही इस अग्रीमेंट के अंदर लिखी हुई है। सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी ऑल ऑफ दी अबव। सही आंसर क्या बनेगा? 11th का डी बनेगा। आगे चलेंगे, इसको आप ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 12 थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन? कहता है देखो, बेस्ड अपॉन द सप्लाई एंड डिमांड मॉडल ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट, कि अगर मैं एक्सचेंज रेट की बात करूं और हम एक्सचेंज रेट जो डिसाइड कर रहे हैं दो कंट्रीज के बीच में, नाउ व्हाट इज द एक्सचेंज रेट? एक्सचेंज रेट इज द रेट जिस रेट के ऊपर एक कंट्री का करेंसी दूसरी करेंसी के अंदर तुम चेंज करा सकते हो। मतलब जैसे कि आज तुम्हारे पास रुपी है, तुम्हें रुपी को डॉलर में चेंज कराना है, या तुम्हारे पास डॉलर है, डॉलर को रुपीस में चेंज कराना है, तो तुम्हें कोई ना कोई रेट तो लगेगा, है ना? तो वो रेट क्या है? दैट इज एक्सचेंज रेट। तो कहते हैं कि अगर मैं मार्केट की डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे ये एक्सचेंज रेट डिसाइड कर रही हूं, क्योंकि इसको तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी डिसाइड करवा सकते हैं ना, बट आप जो एक्सचेंज रेट डिसाइड कर रहे हो दैट इज बेस्ड अपॉन द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मार्केट, विच ऑफ द फॉलोइंग ought टू cause द डोमेस्टिक करेंसी ऑफ कंट्री एक्स टू एप्रिशिएट। तो आपको ये बताना है कि नीचे दिए गए ऑप्शन में से किसकी वजह से कंट्री एक्स का जो करेंसी है वो एप्रिशिएट होगा। एप्रिशिएट मतलब उसकी वैल्यू बढ़ेगी बेटा। सो मतलब अगर मैं कंट्री एक्स को कंट्री इंडिया मान लूं तो, और इंडिया का होम करेंसी क्या है? रुपी, ऐसे आप ध्यान में रखेंगे। तो आपको यह बताना है कि नीचे दिए गए ऑप्शन में से आप मुझे ये बताओ कि इनमें से किसकी वजह से इंडिया के रुपए की वैल्यू बढ़ेगी। ठीक है, देख लेते कि इनमें से इंडिया के रुपए की वैल्यू बढ़ेगी। सबसे पहले, यूएस डिसाइड नॉट टू इंपोर्ट फ्रॉम कंट्री एक्स। अगर यूएस हमें ये कह दे कि हम इंडिया से इंपोर्ट नहीं करेंगे, तो मतलब अगर तुम इंडिया से इंपोर्ट नहीं करोगे इसका मतलब वी विल नॉट, सॉरी, यूएस डिसाइड नॉट टू इंपोर्ट। हाँ, अगर तुम यूएस कह दे कि हम तुम्हारे यहाँ से इंपोर्ट नहीं करेंगे, सो दैट मीन्स इंडिया यूएसए को एक्सपोर्ट नहीं करेगा। समझ में आ रहा है? तो मतलब अपना एक्सपोर्ट कम हो जाएगा, तो मेरे देश में रिजर्व्स मतलब फॉरेक्स डॉलर मेरा कम आएगा। सो दैट मीन्स क्या मैं ये कह सकती हूँ इसकी वजह से मेरे जो रुपी की वैल्यू बेटा वो डेप्रिशिएट होगी, ना कि एप्रिशिएट होगी। राइट, सो यहां से मेरे रुपी की वैल्यू एप्रिशिएट नहीं होगी, डेप्रिशिएट होगी। दूसरा, इंक्रीज इन रेमिटेंसेस फ्रॉम एम्प्लॉय हु आर एम्प्लॉयड अब्रॉड। मतलब इंडिया के लोग यूएसए में जाके जॉब कर रहे हैं
और वहां से उनको जॉब से जो पैसा मिलता है वो पैसा इंडिया के अंदर भेज रहे हैं अपनी फैमिलीज को, तो इससे इंडिया की वैल्यू रुपये की वो बढ़ेगी, क्योंकि अपने देखो अपने को ये समझना पड़ेगा, इससे क्या होगा, हमारे देश के अंदर डॉलर बढ़ेगा तो उसकी सप्लाई बढ़ेगी, और जब भी किसी चीज की सप्लाई बढ़ती है तो उसका प्राइस गिरता है, ये आप समझ लो, जब भी किसी चीज की सप्लाई बढ़ती है तो उसका प्राइस बढ़ता है। सो अगर यूएसए में कोई लोग जॉब करता है तो वो यूएसए के अंदर जाकर तुम्हें डॉलर वो भेज रहा है ना, तो डॉलर भेजने का मतलब क्या, अपने देश के अंदर डॉलर आ रहा है तो डॉलर की सप्लाई बढ़ रही है, तो डॉलर की सप्लाई बढ़ रही है तो किसी चीज की सप्लाई बढ़ती है तो उसका प्राइस गिरता है, तो डॉलर का प्राइस गिर रहा है, तो अगर डॉलर का प्राइस गिरेगा तो मेरी कंट्री मतलब रुपये का प्राइस एप्रिशिएट होगा। तो क्वेश्चन वो क्या पूछ रहा है कि इनमें से किन रीजंस की वजह से रुपये का प्राइस एप्रिशिएट होगा, दिस इज द रीजन। फॉरेक्स बढ़ रहा है, मतलब फॉरेक्स बढ़ रहा है, उसका रीजन क्या कि इंडिया के अंदर सप्लाई बढ़ रही है तो उसका प्राइस गिर रहा है। ऐसे ही अगर इंक्रीज हो जाएंगे इंपोर्ट ऑफ कंट्री एक्स, अब सुनना बेटा, अगर इंडिया से तुम इंपोर्ट ज्यादा करना शुरू कर दोगे तो इंडिया के बाहर डॉलर जाना शुरू हो जाएगा ज्यादा, है ना। तो अगर तुम इंपोर्ट करना शुरू कर रहे हो यूएसए से तो डॉलर दोगे उनको, इंपोर्ट करोगे बाहर से सामान मंगाओगे तो डॉलर देना पड़ेगा, तो अगर तुम डॉलर दोगे तो मतलब ज्यादा बाहर जा रहा है तो डॉलर की सप्लाई कम हो जाएगी तो डॉलर का प्राइस बढ़ जाएगा, और डॉलर का प्राइस बढ़ जाएगा तो मतलब उसके अगेंस्ट जो दूसरा करेंसी है इंडिया, वो इंडिया की करेंसी डेप्रिशिएट हो जाएगी, तो इसकी वजह से इंडिया की करेंसी डेप्रिशिएट होगी, एप्रिशिएट नहीं होगी। आगे कहता है रीपेमेंट ऑफ फॉरेन डेट बाय कंट्री एक्स, तो अगेन इसको भी ऐसे समझेंगे कि सिंपल सा है, कोई भी इधर कोई भी केस सिनेरियो बना दे इंस्टीट्यूट, ऐसे दिमाग में अपने को रखना है कि अगर मेरा फॉरेक्स बाहर जा रहा है तो मेरी तो करेंसी डेप्रिशिएट होगी, और उसका लॉजिक मैं आपको बता रही हूं, अगर आपको लॉजिक नहीं याद रहता है, अगर फॉरेक्स इंडिया के बाहर जा रहा है तो डेप्रिशिएट होगी मेरे देश की करेंसी, ऐसा, ठीक है। तो इसमें क्या है कि अगर तुम पेमेंट करोगे लोन की और तुम डॉलर में पेमेंट कर रहे हो, तो यूएसए से कोई लोन लिया था उसकी पेमेंट कर रहे हो, तो इंडिया के बाहर डॉलर जा रहा है तो डॉलर की सप्लाई कम हो रही है तो उसकी प्राइस बढ़ रहा है, तो मतलब मेरी करेंसी का प्राइस डेप्रिशिएट हो जाएगा। तो यहां पे भी डी में भी डेप्रिसिएशन होगी करेंसी की, एप्रिसिएशन नहीं होगी। तो एप्रिसिएशन कहां पे होगी, जब बाहर से तुम्हारे लोग तुम्हें यूएसए डॉलर भेजेंगे तो ज्यादा पैसा आएगा, ज्यादा डॉलर आएंगे तो उसकी सप्लाई बढ़ेगी तो उसका प्राइस कम होगा, तो मतलब मेरी करेंसी का प्राइस एप्रिशिएट होगा। सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी 12th का बी, ठीक है। आगे चलेंगे टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। आपको ये बताना है कि इसमें से सही स्टेटमेंट क्या है। जब मैंने आपको ये फॉरेन एक्सचेंज वाला यूनिट करवाया था तब मैंने आपको मतलब बता दिया था डायरेक्ट कोट और इनडायरेक्ट कोट का। सो बेटा डायरेक्ट कोट का मतलब होता है नंबर ऑफ यूनिट ऑफ अ लोकल करेंसी। सो दैट मीन्स अगर जैसे कि डायरेक्ट कोट का मतलब क्या हो गया, अगर मुझे कोई फॉरेन करेंसी चाहिए तो वो फॉरेन करेंसी लेने के लिए मुझे कितना रुपये देना पड़ेगा। सो मतलब जब डायरेक्ट कोट मतलब ये वो कोट है कि कितना यूनिट ऑफ लोकल करेंसी, मतलब मुझे कितना रुपये देना पड़ेगा एक्सचेंजेबल फॉर 1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी, $1 लेने के लिए कितना रुपये देना पड़ेगा, ऐसे बोलो अपना कितना देना पड़ेगा। जब तुम इस स्टेटमेंट को ऐसे कह रहे हो ना कि मुझे अपना कितना रुपये देना पड़ेगा दूसरे का $1 या 1 यूनिट लेने के लिए, उसको हम डायरेक्ट कोट कहते हैं, ठीक है। सो ये इनडायरेक्ट कोट नहीं होता बेटा, इनडायरेक्ट कोट इसका उल्टा हो जाएगा स्टेटमेंट। सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी 13th का सी। आगे चलेंगे। अच्छा एक एक ऑप्शन को मैं डिस्कस नहीं करी क्योंकि अगर जो कोई पॉइंट, अगर कोई कंसेप्चुअल पॉइंट है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 12 कंसेप्चुअल था, वहां पे समझाना इंपॉर्टेंट था कि बाकी सब क्यों नहीं है, तो मैंने सारे ऑप्शन पढ़े, कंसेप्ट बताया। बट अभी 13th के अंदर तो सिंपल सी स्टेटमेंट है, उसके ऊपर टाइम वेस्ट करके कोई फायदा नहीं है, ठीक है। आगे चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, क्वेश्चन आपसे पूछता है कि बताओ कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। चलो पहले हम सारी स्टेटमेंट पढ़ लेते, फिर हम इसका डिसीजन लेंगे। सबसे पहले होम करेंसी एप्रिसिएशन, होम करेंसी एप्रिसिएशन मतलब हम मान लेते हैं रुपये हमारा होम करेंसी है तो वो बढ़ रहा है, और फॉरेन करेंसी डेप्रिसिएशन मतलब डॉलर कम हो रहा है। टेक प्लेस ये तब होगा व्हेन देयर इज डिक्रीज इन होम करेंसी प्राइस ऑफ अ फॉरेन करेंसी, बात तो सही है। मतलब अपने देश में जब डॉलर का प्राइस कम होगा तभी तो मेरा रुपये का प्राइस बढ़ेगा, बात तो सही है, समझ रहे हो ना। आगे होम करेंसी डेप्रिसिएशन कहते हैं रुपये कम होगा जब देयर इज इंक्रीज इन द होम करेंसी प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी। हाँ रुपये कम होगा अगर इंडिया में डॉलर का प्राइस बढ़ेगा, तो स्टेटमेंट तो ये भी सही है, मतलब ऊपर वाली स्टेटमेंट का ही उल्टा लिखा हुआ है। तीसरा होम करेंसी मतलब रुपये कम होगा इज द सेम एज फॉरेन करेंसी एप्रिसिएशन, बात भी सही है कि जितने से रुपये बढ़ेगा उतने से ही डॉलर कम होगा, या फिर उल्टा
कि अगर होम करेंसी जितने से कम होगा उतने से ही डॉलर बढ़ेगा, एंड इंप्लाइज दैट होम करेंसी हैज बिकम रिलेटिवली लेस वैल्यूएबल। इसका मतलब क्या है, अगर होम करेंसी में डेप्रिसिएशन हो रही तो डॉलर के कंपैरिजन में कम होगी। बात तो ये भी सही है। क्या ये ऑल ऑफ द अबव, ये सारी ही चीजें सही है? क्या ये ऑल ऑफ द अबव, ये सारी ही चीजें सही है? यस, सो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। ये सारी चीजें ना थोड़ी कंसेप्चुअल, अगर आपको कंसेप्ट आता है तो आप इसको क्लिक कर पाओगे। आगे, व्हीकल करेंसी क्या होती है? व्हीकल करेंसी मोस्ट रिकॉग्नाइज्ड करेंसी होती है। सो मतलब जो मार्केट के अंदर ज्यादातर यूज की जाती है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बाय एंड सेल ऑफ करेंसी को करने के लिए, उस करेंसी को व्हीकल करेंसी कहते हैं, और ये व्हीकल करेंसी डॉलर है। ठीक है, सो यहाँ पे राइट आंसर इस क्वेश्चन का क्या बनेगा? डी बनेगा बेटा। मैं बाकी ऑप्शन नहीं पढ़ रही क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन है। व्हीकल करेंसी इज अ करेंसी, ये वो करेंसी है जो वाइडली यूज की जा रही है टू डिनोमिनेट इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट। सो दो कंट्री आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर रही है तो वो कॉन्ट्रैक्ट किस करेंसी के अंदर होगा? अगर जिस करेंसी को तुम यूज कर रहे हो सबसे ज्यादा विच इज मेड बाय द पार्टीज, भले ही वो जो दो पार्टी आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर रही है वो उनमें से वो करेंसी उनकी करेंसी है भी नहीं, तो इस करेंसी को हम डॉलर कह रहे हैं। सो दैट मीन्स, अगर मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि अगर एक पार्टी चाइना है और दूसरी पार्टी बेटा जापान है, और ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहे कुछ तो बाय सेल का, और जिस करेंसी के अंदर ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहे वो डॉलर है, तो डॉलर क्या बन जाएगा मेरा? व्हीकल करेंसी। ये स्टेटमेंट लिखी हुई है डी के अंदर। कहता है इवन दो व्हेन इट इज नॉट द नेशनल करेंसी ऑफ आइदर ऑफ दिस पार्टी, तो डॉलर ना तो चाइना की नेशनल करेंसी है, डॉलर ना तो जापान की नेशनल करेंसी है, बट इसको यूज तो किया जा रहा है, डॉलर को हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं, सो डॉलर इज द व्हीकल करेंसी। ठीक है, आगे चलेंगे टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 16। ध्यान से देखेंगे क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी एन एग्जाम्पल ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फ्रॉम कंट्री एक्स? आप बताओ इसमें से हम किसको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बोलेंगे? सो हमने ना दो कंसेप्ट पढ़े थे, वन वाज द कंसेप्ट ऑफ फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट और दूसरा क्या था? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। सो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता क्या है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि भाई कोई बंदा, कोई पार्टी, कोई कंपनी बाहर का तुम्हारे देश के अंदर आकर इन्वेस्ट कर रहा है, और वो इन्वेस्टमेंट ऐसी है जो ऐसे छोटे समय के लिए नहीं कि आज खरीदा और कल बेच दिया, वो लॉन्ग टर्म है। सो मतलब जिससे तुम्हारे इधर एसेट वो क्रिएट कर रहा होगा, किसी की इक्विटी में उसने इन्वेस्ट कर दिया, तो इस टाइप की इन्वेस्टमेंट को हमने क्या बोला था? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेट क्या था? कि स्टॉक खरीद रहा है वो इंडिया के अंदर आकर, है ना, या कोई सिक्योरिटी बाय कर रहा है जिसका पर्पस ये नहीं कि वो ज्यादा लंबे समय तक उसको होल्ड करके बैठने वाला है, या यहाँ पे वो कोई बहुत ज्यादा एसेट क्रिएट कर रहा है, रियल एसेट क्रिएट नहीं करता वो। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के अंदर फाइनेंशियल एसेट क्रिएट होते हैं, वेरएस जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होते हैं उसके अंदर रियल एसेट क्रिएट होते हैं, है ना। तो यहाँ पे उसने क्या बोला? विच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें से कौन सा एग्जांपल है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का? सो बेटा अगर कोई फर्म कंट्री एक्स में, है ना, कोई फर्म इन कंट्री एक्स बॉन्ड बाय करती है, सो मतलब कंट्री एक्स में कोई कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी है और वो नाम एक कोई बाहर से फर्म आती है, और कंट्री एक्स मतलब इंडिया मान के चलेगी, कंट्री एक्स कौन है? इंडिया। तो इंडिया के अंदर इन्फोटेक है, मान के चलेंगे इंडिया की कंपनी है, और कोई बाहर की फर्म आकर यहाँ पे इसके शेयर्स बाय कर रही है, इसके बॉन्ड्स बाय कर रही है, तो ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है? दिस इज द एग्जांपल ऑफ फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। सो ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं है। दूसरा, अ कंप्यूटर फर्म इन कंट्री एक्स। सो कंप्यूटर फर्म है कंट्री एक्स के अंदर, एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। सो मतलब कंट्री एक्स के अंदर कोई कंप्यूटर फर्म है, वो एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर कर रही है मलेशिया की फर्म के साथ फॉर लेटर टू मेक एंड सेल टू इट्स प्रोसेसर, कि भाई जो मलेशिया की फर्म है वो इसको क्या बेचेगी? प्रोसेसर बेचेगी। तो ये क्या क्या, ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। पहली बात तो ये कह रहा है कि कंट्री एक्स में इसमें से कौन सा एग्जाम्पल होगा जब उसने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किया? तो क्या ये तुम इधर कोई एसेट क्रिएट कर रहे हो क्या? नहीं, इट इज ऑल्सो नॉट एन एग्जाम्पल। तुम तो एक जनरल बाय सेल का ट्रांजेक्शन के कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर रहे हो, तो ये भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं। फिर कहते हैं मिस्टर जी जो कंट्री एक्स का सिटीजन है, वो किसी इटालियन कंपनी के अंदर, है ना, जो कि इलेक्ट्रॉनिक फर्म है, वहां पे इक्विटी बाय करता है बेटा। दिस इज द एग्जांपल ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। सो अगर कंट्री एक्स की कोई फर्म चाइना की कंपनी है, उसके अंदर वो बॉन्ड बाय कर रही है, तो ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है। या अगर इसका भी उल्टा इंडिया के साथ हो रहा है तो भी वो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है, मतलब तो सेम ही रहेगा। सो इसमें से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कौन सा है? तो बेटा इसका आंसर आएगा सी। सी इज द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। आगे चलेंगे, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर कैसे आ सकता है?
देखो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर कैसे आ सकता है, ये मैंने ना आपको स्पेशल एडिशनल कंसेप्ट लिखवाया था। ऑटोमेटिक रूट के थ्रू भी आ सकते हो, गवर्नमेंट रूट के थ्रू भी आ सकते हो, इक्विटी के थ्रू भी आ सकते हो, एनी ऑफ द अबव, किसी के भी थ्रू आ सकते हो, ठीक है। आगे चलेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। मतलब मैंने आपको बता दिया कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या है, आपको ये बताना है कि नीचे दी गई स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है विद रिस्पेक्ट टू फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। सबसे पहले, फॉरेन पोर्टफोलियो कैपिटल इन जनरल मूव्स टू इन्वेस्टमेंट इन फाइनेंशियल स्टॉक। बात तो सही है कि जब मैं पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की बात कर रही हूं तो मैं इन्वेस्टमेंट किस में करती हूँ, स्टॉक के अंदर करती हूँ, बॉन्ड्स के अंदर करती हूँ, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के अंदर करती हूँ। मतलब मेरा जो इन्वेस्टमेंट होता है दैट इज इन द नेचर ऑफ फाइनेंशियल एसेट। तो ये स्टेटमेंट सही है, बट उसने मुझसे ये क्या पूछा है कि स्टेटमेंट गलत कौन सी है, तो ये तो सही है। दूसरा, इट इज अफेक्टेड लार्जली बाय द इंडिविजुअल एंड इंस्टीट्यूशन थ्रू द मैकेनिज्म ऑफ कैपिटल मार्केट। अच्छा, ये जो इन्वेस्टमेंट होती है कैपिटल मार्केट के थ्रू होती है, ये भी सही है। तीसरा, इट इज डिफिकल्ट टू रिकवर एज इट इन्वॉल्व्स प्योरली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेस्टर हैव कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। ये गलत है बेटा। क्या ऐसा होता है कि जब तुम फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, मतलब तुम्हारा पर्पस ये है कि इधर तुम रियल एसेट क्रिएट करोगे, इधर तुम लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करोगे? नहीं, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है ना, ये सब कुछ कंट्रोलिंग इंटरेस्ट होना, ये सब कुछ क्या है, दीज आर द फीचर्स ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के फीचर है, ये फॉरेन पोर्टफोलियो के फीचर, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के फीचर नहीं है। तो दिस इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। मैं डी भी पढ़ देती हूँ, क्या कह रहा है वो, कहते देखो, इन्वेस्टर ऑलवेज also do not have any intention of exercising। yes, इन्वेस्टर ने, अब मैं कोई बंदा हूं इंडिया का और मैंने चाइना की कंपनी के शेयर खरीद लिए, जैसे ऊपर एग्जांपल के अंदर था। अब मेरा वहां पे पर्पस क्या है कि मैं वोटिंग राइट एक्सरसाइज करूंगा, मैं उस कंपनी को कंट्रोल करूंगा, मैं उसको मैनेज करूंगी? नहीं, मेरा ऐसा इंटेंशन ही नहीं है। मेरा इंटेंशन क्या कि मैंने उधर उसके शेयर बाय करे, उसके बॉन्ड्स बाय करे, उसके ऊपर मैं अपना कैपिटल एप्रिसिएशन लेके निकल जाऊंगी, मैं अपना प्रॉफिट लेके निकल जाऊंगी। सो दिस इज अगेन इट इज एन एग्जांपल ऑफ फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो इसमें से क्या नहीं, फीचर ऑफ फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, इसमें से क्या फीचर नहीं है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का? सी। सो राइट आंसर इज गोइंग टू बी सी। आगे चलेंगे, अ की एस्पेक्ट ऑफ डीवैल्यूएशन। डीवैल्यूएशन होता क्या है? डीवैल्यूएशन में तुम्हारी करेंसी की वैल्यू कम हो रही है, ऐसा है। डीवैल्यूएशन के अंदर तुम्हारी करेंसी की, तुम्हारी जो कंट्री की करेंसी उसकी वैल्यू कम होती है, दैट इज डीवैल्यूएशन। तो आपको इसमें से क्या बताना है कि डीवैल्यूएशन का इफेक्ट क्या आता है? इट मेक्स द डोमेस्टिक करेंसी चीपर। यस, ये तो आता है, इससे हमारी जो करेंसी है, डोमेस्टिक करेंसी है, वो चीपर हो जाती है इन रिलेशन टू अदर करेंसीज, इन रिलेशन टू अदर फॉरेन करेंसीज। सो दिस इज द राइट आंसर। इट मेक्स द डोमेस्टिक करेंसी, कोई सेंस ही नहीं बन रही। इट मेक्स द फॉरेन करेंसी चीपर, नहीं, फॉरेन करेंसी चीपर तब होगी जब ये डीवैल्यूएशन नहीं बेटा, ये रीवैल्यूएशन है। तो जब हमारी कंट्री की करेंसी बढ़ती है तब ये अपना फॉरेन करेंसी चीप होता है। कहते इससे कोई चेंज ही नहीं आएगा, अगेन गलत। तो राइट आंसर क्या है? डोमेस्टिक, अगर डीवैल्यूएशन है तो डोमेस्टिक करेंसी आपकी चीप हो रही है, सस्ती हो रही है। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग एफडीआई अंडर ऑटोमेटिक रूट। सो एफडीआई हमने देखा कि तीनों रूट के थ्रू हो सकती है, गवर्नमेंट रूट के थ्रू, ऑटोमेटिक रूट के थ्रू, और तीसरा वो जो अभी ऊपर रूट लिखा हुआ था, ठीक है। तो इसमें से ना अगर आप ऑटोमेटिक रूट के थ्रू आप एफडीआई करते हो तो इसका मतलब आपको ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ऑटोमेटिक रूट के थ्रू इन्वेस्टमेंट क्या होता है, क्या वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से कोई स्पेसिफिक अप्रूवल नहीं लेना, लेकिन आपको इंटीमेशन तो करनी पड़ेगी ना। तो कहते देखो कि अगर मैं बात करती हूँ, आप एफडीआई कर रहे हो किसके थ्रू? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो ऑटोमेटिक रूट के थ्रू। सो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया अंडर द ऑटोमेटिक रूट डज नॉट रिक्वायर प्रायर अप्रूवल। तो अपने को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अप्रूवल नहीं लेना। तो ऑटोमेटिक रूट का मतलब यही है कि तुम ऑटोमेटिक आ जाओ विदाउट टेकिंग द अप्रूवल। स्टेटमेंट सही है, यस। दूसरा, इन्वेस्टर को कुछ तो इंटीमेशन करनी पड़ेगी ना। तो इन्वेस्टर खाली क्या करते हैं? दे रिक्वायर टू नोटिफाई द कंसर्न्ड ऑफिस ऑफ Reserve Bank of India before receipt of inward remittance and file the required document with that office। So basically क्या कह रहा है कि जिधर भी, जिस भी कंपनी के तुम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो ना, जिस भी कंपनी के अंदर, उस एरिया में जो भी जुरिस्डिक्शन पड़ती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, जो भी कंसर्न्ड जुरिस्डिक्शनल है, जो भी कंसर्न्ड आपका ऑफिस है ना, आप खाली उसको इंटीमेशन कर दो। उसको इंफॉर्मेशन तो देनी पड़ेगी ना, उसको नोटिफाई तो करना पड़ेगा ना, बस आपको कोई परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी। तो इस टाइप की इन्वेस्टमेंट जो ऑटोमेटिक रूट के थ्रू हो रही है, ये अपने को दो काम करने पड़ते हैं। दो क्या, एक ही काम है, राइट। आपको स्पेसिफिक परमिशन नहीं लेनी, बट आपको खाली इंटीमेशन देनी है। तो इसमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है? बोथ ए एंड बी, दोनों ही स्टेटमेंट सही है। आगे चलेंगे, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा, ऑल्दो मैंने ऊपर ना इसका थोड़ा सा आपको क्रक्स बता दिया है। कहता है क्वांटिटी ऑफ डॉलर सप्लाइड विल डिक्रीज इफ, इनमें से क्या होगा
जिसकी वजह से डॉलर की सप्लाई की क्वांटिटी कम हो जाएगी। सुनना, इंपोर्ट इन द यूनाइटेड स्टेट इंक्रीज। अगर यूनाइटेड स्टेट के अंदर इंपोर्ट बढ़ जाएंगे तो बेटा, अगर यूनाइटेड स्टेट के अंदर इंपोर्ट बढ़ जाएंगे तो डॉलर की सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी कि बढ़ जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। सो अगर इंपोर्ट बढ़ रहे हैं यूनाइटेड स्टेट के अंदर तो डेफिनेटली उनको डॉलर ज्यादा लगेगा। सो डॉलर की सप्लाई विल इंक्रीज, ना कि डिक्रीज होगी। दूसरा, द एक्सपेक्टेड फ्यूचर एक्सचेंज रेट फॉल। अभी आपको दिखाई दे रहा है यार कि फ्यूचर में डॉलर का प्राइस गिरने वाला है, तो तुम आज क्या करोगे? भाई मैं तो आज ही डॉलर बेच देता हूं, आज ही बेच देता हूं। तो सडनली मार्केट के अंदर डॉलर की सप्लाई इंक्रीज होगी कि बढ़ेगी? इंक्रीज होगी। सो अगर तुम ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आज मान के चलो कि भाई डॉलर 100 रुपए का चल रहा है, मतलब 1 रुपी इज इक्वल टू डॉलर 100, है ना, और ये फ्यूचर में गिरने वाला है, तो तुम्हें लॉस हो जाएगा, तो तुम इसको आज ही बेच दोगे, तो मार्केट के अंदर आज डॉलर की सप्लाई बढ़ेगी ना कि कम होगी। इंटरेस्ट रेट इन द यूनाइटेड स्टेट फॉल्स। अगर इंटरेस्ट रेट यूएसए के अंदर फॉल हो जाएंगे तो लोग क्या बोलेंगे, यार ऐसा करते हैं, इधर ऐसा करते हैं कि यूएसए में नहीं रखते हैं, यूएसए में इन्वेस्ट नहीं करते क्योंकि इधर तो इंटरेस्ट ही नहीं मिल रहा। ऐसे करते हैं इंडिया के किसी और कंट्री में इन्वेस्ट करते हैं। तो तुम क्या करोगे, तुम ना कहीं और इन्वेस्ट करना चाहोगे। सो कहीं और इन्वेस्ट करना चाहोगे तो भी तुम्हें पैसा लगेगा, तो मतलब एक बार तो तुम्हारी डॉलर की सप्लाई इंक्रीज होगी ना। अब समझ पा रहे हो? क्योंकि लोग इंडिया में आप इन्वेस्ट करोगे, किसी और कंट्री के अंदर इन्वेस्ट करोगे, बट आप यूएसए के अंदर इन्वेस्ट नहीं करना चाहोगे। सो यहां पे भी डॉलर की सप्लाई इंक्रीज होगी बेटा। फ्यूअर यूएस रेजिडेंट ट्रेवल टू अब्रॉड। यहां पे डॉलर की सप्लाई कम होगी क्योंकि अगर कोई यूएस से ट्रेवल ही नहीं करना चाहेगा तो कोई डॉलर मांगेगा ही नहीं, तो किसी को डॉलर चाहिए ही नहीं, तो फिर डॉलर की सप्लाई यहां पे रिड्यूस हो जाएगी। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी डी। ठीक है, आगे चलेंगे। थ्योरी ऑफ मर्चेंटिलिज्म प्रोपगेट दैट। तो इस थ्योरी, यूरोप वाला जो हमने पॉइंट पढ़ा था ना, ये यूरोपियन पीरियड में इधर आया था। ये थ्योरी थी क्या? ये थ्योरी का मेन पर्पस क्या था? इसने क्या बोला था? इसका प्रोपेगेंडा क्या था? कि वी वांट टू इंक्रीज द एक्सपोर्ट। हम एक्सपोर्ट को बढ़ाना चाहते हैं और इंपोर्ट को कम करना चाहते हैं। सो दिस थ्योरी एनकरेज द एक्सपोर्ट एंड डिस्करेज द इंपोर्ट। सो दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ जीरो सम गेम। पहले आपको पता होना चाहिए कि जीरो सम गेम क्या है, ये भी मैंने आपको डिटेल में बताया था। तो जीरो सम गेम का मतलब क्या है कि जितना एक कंट्री विन करेगी ना, उतना ही दूसरी कंट्री को लूज करना पड़ेगा। सो दैट मीन्स फॉर वन प्लेयर टू विन, जितने से वो विन करेगा उतना ही एग्जैक्टली दूसरा बंदा लूज करेगा। तो मतलब एक का प्लस जितने अमाउंट से दूसरे का माइनस, तो कुछ भी नेट इफेक्ट पूरी ग्लोब में जीरो। दिस इज जीरो सम गेम। ठीक है, सो ये क्या है? which of the following is a competition for market price? So sorry, just give me a second. Yes, so which of these following is a zero sum game? So competition for market share, जब तुम compete कर रहे हो market share के लिए कि एक बंदा win करेगा दूसरा lose करेगा, बट globally उसका impact कुछ नहीं आएगा। So this is my zero sum game. So 23rd का आंसर would be B। आगे चलेंगे। A firm make an investment in unrelated business। तो हमने ना डिफरेंट टाइप की इन्वेस्टमेंट देखी थी, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, कॉन्ग्लोमरेट। सो अगर आप मान लेते हैं कि मैं एक कंपनी हूं इंडिया के अंदर और मैं पेट्रोल में डील कर रही हूं, बट मैं यूएसए में जाके बिल्कुल किसी और सेक्टर के अंदर इंगेज हो रही हूँ, बिल्कुल अनरिलेटेड टू व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ। सो मतलब मान के चलो कि वहां पे तुम एजुकेशन में कुछ तो इन्वेस्ट कर रहे हो। सो ये जो आपकी इन्वेस्टमेंट है ना, दिस इज कॉल्ड कॉन्ग्लोमरेट इन्वेस्टमेंट, अनरिलेटेड टू योर बिजनेस अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो। सिंपल क्वेश्चन है। डर्टी फ्लोटिंग रिलेटेड किससे होता है बेटा? इट इज रिलेटेड टू फ्लेक्सिबल सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट। ठीक है, सो डर्टी फ्लोटिंग इज रिलेटेड टू फ्लेक्सिबल सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट। ये भी आई थिंक हमने डिस्कस किया था। आगे, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में क्या चीजें इन्वॉल्व होती है? मैंने क्या बोला कि कुछ ही चीजें हैं जहाँ पे कंसेप्ट लगते हैं। कंसेप्ट एज इन की जहाँ पे दिमाग लगता है, जैसे कि अभी हमने ऊपर वो बिगिनिंग में कितना डिस्कशन किया, मतलब पहले 2-3 क्वेश्चन को कराने में ही 20-30 मिनट लगी जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन थे। बट काफी सारे कंसेप्ट इस चैप्टर में ऐसे भी हैं कि बड़ा चैप्टर है बट सिंपल कंसेप्ट है। अच्छा ये बताओ, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में क्या आता है? नंबर 1, इन्वेस्टमेंट इन टेंजिबल एसेट। अब अगर किसी कंट्री के टेंजिबल एसेट में इन्वेस्ट कर रहे हो तो ये फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है नहीं बेटा। जब आप शेयर्स के अंदर इन्वेस्ट करते हो तो इन्वेस्टमेंट इन फाइनेंशियल एसेट, स्टॉक, बॉन्ड्स, दिस इज फॉरेन इन्वेस्टमेंट। मैम ये रिपीट हो गया बेटा, ये रिपीट नहीं हुआ है, ये मैंने आपको कंसेप्ट ऊपर बता दिया तो आपका ये क्वेश्चन कवर हो गया, अदरवाइज ये रिपीट नहीं हुआ है। आगे चलेंगे। अच्छा चलो फटाफट इसका आप मुझे कैलकुलेट करके बताओ कि कंपाउंड टैरिफ आपने को कैलकुलेट करना है। ये इसने नीचे इन्फॉर्मेशन दी हुई है। कंपाउंड टैरिफ मैंने आपको कैलकुलेट करना सिखाया था, सिंपल सा देखो। सबसे पहले इसने स्पेसिफिक टैरिफ, जब स्पेसिफिक टैरिफ
और एड वैलोरम टैरिफ को आप ऐड कर देते हो, इस टाइप की टैरिफ को हम कहते हैं कंपाउंड टैरिफ, ठीक है। तो स्पेसिफिक टैरिफ कितना लग रहा है, ₹100 पर यूनिट। आपने कितनी यूनिट इंपोर्ट करी, 4500, तो हर एक यूनिट के लिए आपको 100 रुपये देने पड़ते हैं। तो दैट मीन स्पेसिफिक टैरिफ कितना देना पड़ेगा आपको, 4500 इंटू 100, दिस इज कमिंग आउट टू बी ₹4,50,000। फिर उसके बाद कहता है कि आपको एड वैलोरम टैरिफ लगेगा 6%। एड वैलोरम मतलब ये वैल्यू के ऊपर लगता है बेटा, तो मुझे सबसे पहले वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो मैंने कितनी यूनिट इंपोर्ट करी, 4500, तो ये मेरी क्वांटिटी होगी, और एक यूनिट का प्राइस कितना था, ये P हो गया 50 था, तो मुझे V मिल गया, वैल्यू मिल गया। तो वैल्यू कितना आ रहा है, 4500 इंटू 50, मैम वैल्यू आ रहा है 2,25,000। अब जितने की वैल्यू का तुमने इंपोर्ट किया उसके ऊपर 6% की ड्यूटी है, तो इसके ऊपर 6% की ड्यूटी निकाल दो इंटू 6%, सो ये आ रहा है 13,500, ठीक है। अब इन दोनों को जब तुम ऐड करोगे जो निकल के आएगा दैट इज कंपाउंड टैरिफ। सो दैट मीन्स अगर तुम ऐड करोगे 4,50,000 प्लस 13,500, सो 4,63,500, ये जो अमाउंट है ये क्या है, दिस इज योर कंपाउंड टैरिफ। सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी सी बनेगा इसका आंसर। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। ग्लोबल डिपॉजिट रिसीव क्या होते हैं, इन्हें हम GDR कहते हैं, और ऐसा ही इसका उल्टा कंसेप्ट चलता है IDR होते हैं इंडियन डिपॉजिट रिसिप्ट, इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। तो GDR क्या होते हैं, दीज आर द रिसीट, ये वो रिसीट है जो ओवरसीज बैंक इशू करेगा। मैम अगर ये IDR होता तो बेटा इसको इंडियन बैंक इशू करता। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि IDR क्या होते हैं, सो इंडियन डिपॉजिट रिसीट अगर ये होता तो इसको इंडियन बैंक इशू करता, बट अगर ये GDR है तो इसको कोई ओवरसीज बैंक इशू करेगा, और किसके बदले में, इन शेयर्स ऑफ अ डोमेस्टिक कंपनी, इन ल्यू ऑफ शेयर्स ऑफ अ डोमेस्टिक कंपनी। और मैम अगर ये IDR होता तो यहाँ पे हो जाता है इन ल्यू ऑफ शेयर ऑफ फॉरेन कंपनी। समझ में आ रहा है, मेरे को याद कैसे रहेगा, मैं तो कंफ्यूज हो जाऊंगी तो या हो जाऊंगा। तो देखो अगर GDR है तो बैंक ग्लोबल है, बस ऐसा। सो मतलब इसको इशू कौन कर रहा है, ग्लोबल बैंक ओवरसीज। और अगर ये IDR है तो कौन इशू कर रहा है इसको, इंडियन बैंक। और उसके दूसरा जो पार्ट है स्टेटमेंट का उल्टा है कि शेयर कहां पे खरीदे हैं, फिर डोमेस्टिक कंपनी के अंदर, और वहां पे कहां पे खरीदोगे, फॉरेन कंपनी के अंदर। सो राइट आंसर इज गोइंग टू बी सी, ठीक है। आगे चलेंगे, एनी एक्ट ऑफ इंटरफेरेंस बाय सेंट्रल बैंक, कहते हैं अगर सेंट्रल बैंक ने कुछ तो अगर इंटरफेरेंस के लिए, जैसे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन्फ्लुएंस कर रहा है कि एक्सचेंज रेट होना क्या चाहिए, तो इस टाइप के रेट को हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज मैनेज्ड फ्लोटिंग, ठीक है। हमने देखे थे फिक्स्ड फ्लोटिंग, मैनेज्ड फ्लोटिंग, फ्लेक्सिबल वगैरह, डन है ना अपना, यस। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ न्यू ट्रेड थ्योरी। अब ना वैसे तो हमने पढ़ा हुआ था न्यू ट्रेड थ्योरी क्या है, मैं बता देती हूँ। न्यू ट्रेड थ्योरी दी थी बेटा पॉल क्रूगमैन ने, और ये जो थ्योरी थी ना, इट वाज नॉट बेस्ड अपॉन लेबर थ्योरी। तो नीचे ना उसने जो कुछ भी दिया हुआ है वो सारे न्यू ट्रेड थ्योरी के फीचर हैं, सिर्फ एक यहाँ पे इस थ्योरी का फीचर नहीं है, एंड दैट इज इट इज बेस्ड अपॉन द लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू, क्योंकि न्यू ट्रेड थ्योरी इस कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड नहीं थी। सो ये दिस इज गोइंग टू बी आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। 30th का जो आंसर बनेगा दिस इज गोइंग टू बी बी ओनली। सो इस थ्योरी के बाकी सारे फीचर क्या थे, जैसे कि इट वॉज बेस्ड अपॉन द स्केल, कितना है कॉम्पिटिशन, कितना प्रोडक्ट वेराइटी वगैरह, ये अदर फैक्टर्स के ऊपर बेस्ड थी, ठीक है। ये इट वॉज नॉट बेस्ड ऑन द लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू। तो सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन है। आगे, वन ऑफ द रीजंस मेंशन बिलो डोंट जस्टिफाई द इम्पोजिशन ऑफ टैरिफ। ध्यान से देखना, कहता है कि टैरिफ किन रीजंस की वजह से लगता है। मैंने ना आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, बट इसमें से एक ऐसा रीजन है जो रीजन है ही नहीं टैरिफ लगाने का। सबसे पहले, इट विल एनहांस द कंज्यूमर सोवरेनिटी, कंज्यूमर की सोवरेनिटी बढ़ेगी क्या, इससे नहीं बढ़ेगी। इट हेल्प्स इन कर्बिंग द बीओपी डेफिशिएट, यस। बीओपी डेफिशिएट टैरिफ से कैसे कम होते बेटा, बीओपी डेफिशिएट होता ही क्या है कि तुम्हारे इंपोर्ट ज्यादा और एक्सपोर्ट कम है, ठीक है। सो अगर तुम इंपोर्ट के ऊपर ड्यूटी लगा दोगे तो इंपोर्ट कम हो जाएंगे ना, तो यस बीओपी डेफिशिएट मेरा ठीक हो जाएगा। आगे, गवर्नमेंट का रेवेन्यू होता है इंपोर्ट ड्यूटी, ये भी बात सही है। और हम अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं कि भाई बाहर से आकर लोग अपना सामान इतना ना बेचना शुरू कर दे कि मेरी ही डोमेस्टिक जो इंडस्ट्री है वो खत्म हो जाए। सो ये भी बात सही है, ठीक है। सो इसमें से क्या नहीं है, क्या रीजन नहीं है टैरिफ लगाने का, इंपोर्ट ड्यूटी लगाने का, कंज्यूमर सोवरेनिटी, ठीक है। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 32।
द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टैब्लिश्ड टू इंप्लीमेंट द फाइनल एक्ट ऑफ राउंड अग्रीमेंट। ये कब हुआ था? ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, मैंने आपको मार्क भी करवाया था, उरगई राउंड के अंदर। सो राइट आंसर इज बी। ओके, टोटल मेंबर कंट्रीज डब्ल्यूटीओ की करंटली कितनी? देखो अगर अभी जाके गूगल करोगे तो ये चेंज हो चुकी होगी, बट आपके सिलेबस के लिए, एग्जाम के लिए 164 कंट्रीज है डब्ल्यूटीओ की, हमें ये याद रखना है। और ज्यादातर मेंबर इसके डेवलपिंग नेशंस हैं। समझ में आ रहा है आपको? ओके, गिव मी अ सेकेंड। ओके, ठीक है, आगे बढ़ेंगे। व्हाट इज हैजिंग? हैजिंग होता क्या है? हैजिंग होता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट रिस्क। तो जब तुम स्पेक्यूलेशन के अंदर इंगेज होते हो, मान लेते कि तुम ना करेंसी स्पेक्यूलेशन करते हो। करेंसी स्पेक्यूलेशन मतलब करेंसी को बाय करते हो, करेंसी को सेल करते हो, ताकि उसका प्राइस अगर बढ़ रहा है तो तुम्हें फायदा हो जाए। तो हमेशा रिस्क भी रहेगा कि भाई अगर तुम्हें ऐसा लग रहा था कि, मान के चलो कि तुम्हें लगता था कि यूएसए डॉलर फ्यूचर में राइज करेगा, उसकी वैल्यू बढ़ेगी, तो तुमने आज डॉलर खरीद लिया कि फ्यूचर में बढ़ेगा तो इसको बेच दूंगा और मैं प्रॉफिट अर्न करूंगा। बट अगर इसका उल्टा हो जाए तो तुम्हें लॉस हो सकता है ना। तो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए जब तुम कोई स्टेप लेते हो, है ना, जैसे कि तुम हेजिंग तुमने करा ली, तो दैट इज कॉल्ड एज हेजिंग। तो कहता है कि हेजिंग क्या है? व्हाट इज हेजिंग? सो हेजिंग इज प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्सट्रीम वेदर कंडीशन। नो नो नो, दिस इज नॉट द हेजिंग। प्रोटेक्शन तो है अगेंस्ट द रिस्क रिलेटेड टू वेरिएशन इन द प्राइस मूवमेंट ऑफ एन एसेट। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया ना, फाइनेंशियल एसेट, राइट। तो ये क्या है? जब तुम अपने आप को प्रोटेक्ट करके चलो, दैट इज कॉल्ड हेजिंग। आगे, एज पर विच थ्योरी म्यूचुअल गेनफुल ट्रेड इज नॉट पॉसिबल? कौन सी थ्योरी ने ऐसा बोला था कि म्यूचुअल गेनफुल ट्रेड नहीं हो सकता? मर्केंटलिस्ट व्यू ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। क्योंकि इस भाई ने बोला था जीरो सम गेम है, एक बंदा गेन करेगा तो दूसरे को फिर लूज करना पड़ेगा। तो राइट आंसर इज 34 का ए। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेगेटिव आउटकम ऑफ टैरिफ? आपको ये बताना है कि इसमें से नेगेटिव आउटकम कौन सी नहीं है टैरिफ की, राइट। तो सबसे पहले डिक्रीज रेवेन्यू टू गवर्नमेंट। सो बेटा दिस इज नॉट द नेगेटिव आउटकम ऑफ टैरिफ। रीजन बीइंग, ये क्या है, अगर आप टैरिफ लगाते हो तो टैरिफ लगाने से गवर्नमेंट का रेवेन्यू इंक्रीज होता है, ना कि डिक्रीज होता है। दिस इज योर आंसर। बाकी हम पढ़ लेते हैं। प्रोड्यूसर ऑफ इंपोर्टिंग कंट्री इंक्रीज द वेलबींग। बात तो सही है, राइट। आगे, मतलब जो इंपोर्टिंग कंट्री के प्रोड्यूसर है उनका वेलबींग बढ़ता है। डोमेस्टिक कंज्यूमर सफर अ लॉस इन कंज्यूमर सरप्लस। ये बात भी सही है कि डोमेस्टिक जो आपके कंज्यूमर हैं उनको कंज्यूमर सरप्लस में लॉस होता है। मैं बताती हूँ इसका रीजन क्या है। इट इज अ नेगेटिव टैरिफ, इट इज अ नेगेटिव आउटकम ऑफ टैरिफ। और ये नेगेटिव आउटकम क्यों है? क्योंकि अगर इंडिया के अंदर कोई डोमेस्टिक प्रोड्यूसर सामान बना रहा है और वो आपको 100 रुपये में बेच रहा है, और बाहर वाला कोई कंट्री आकर वो सामान 80 रुपये में बेच सकता है, बट आपने उसके ऊपर 30 रुपये की इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी, तो वो सामान अब 110 रुपये का हो गया। तो अल्टीमेटली लॉस किसको हो रहा है? कंज्यूमर सरप्लस को। हमने पॉइंट देखे भी थे। बाय इग्नोरिंग द कंपेरेटिव एडवांटेज टैरिफ डिस्करेज एफिशिएंट प्रोडक्शन इन द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। अरे यार, ओके, सो यस, आप ना कंपेरेटिव एडवांटेज इग्नोर करते हो, जिसकी वजह से टैरिफ डिस्करेज करता है एफिशिएंट प्रोडक्शन को। सो बेसिकली अगर किसी कंट्री के पास कंपेरेटिव एडवांटेज है किसी कम्युनिटी को बनाने की, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप टैरिफ उसके ऊपर लगा रहे हो तो। सो इसे वो कंट्रीज वो सामान बनाएंगी नहीं जहाँ पे अगर उनके पास कंपेरेटिव एडवांटेज भी है, तो इसका अल्टीमेटली अगेन जो अफेक्ट आएगा वो कंज्यूमर के ऊपर आएगा, उसके सरप्लस के ऊपर आएगा। सो यस, ये भी आपका एक नेगेटिव आउटकम है टैरिफ का। तो ये तीनों ही आपकी नेगेटिव आउटकम है एक्सेप्ट दिस। दिस इज इनकरेक्ट आंसर। आगे चलेंगे, मतलब दिस इज योर राइट ऑप्शन, बट दिस इज नॉट द डिसएडवांटेज ऑफ टैरिफ। एज ऑफ 1 Feb 2021 कितने रीजनल अग्रीमेंट है जो डब्ल्यूटीओ ने एंटर करे हैं? 339 RTEs हैं, ठीक है। आगे चलेंगे, और ये भी आपके चेंज होते रहते हैं बेटा, बस अपने को ये वाला ये सिर्फ एग्जाम के पर्सपेक्टिव से याद रखना है। 339 RTEs हैं। व्हाट डज ट्रिप स्टैंड फॉर? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, हमने इसको पढ़ा था, ठीक है। सो ट्रिप स्टैंड्स फॉर ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। Which of the following is not a key assumption of Ricardo's theory of comparative advantage? So जो रिकार्डो ने अपनी थ्योरी दी थी कंपेरेटिव एडवांटेज की, उसने कुछ assumptions ली थी, इसमें से कौन सी assumptions नहीं है उसकी?
सो बेटा उसने क्या बोला था, दो कंट्रीज आपस में ट्रेड कर रही है, सो दो कंट्री है और हर एक कंट्री किसी एक प्रोडक्ट को बनाने में स्पेशलाइजेशन रखेगी, ये सी असम्पशन थी। हमने ऊपर ये क्वेश्चन देखा भी अभी कंपैरेटिव एडवांटेज का, टू कंट्रीज ईच स्पेशलाइजिंग इन द गुड इट कैन प्रोड्यूस मोर एफिशिएंटली विल बोथ गेन फ्रॉम द ट्रेड। यस। दूसरा, रिसोर्सेज इमूवेबल हैं, इमूवेबल है बिटवीन द कंट्रीज बट मोबिल है विद इन अ कंट्री। जैसे कि हमने यहाँ पे रिसोर्स क्या था, अपना लेबर था, तो लेबर इज इमूवेबल बिटवीन द कंट्री। सो इंडिया का लेबर यूएसए में नहीं जा सकता, क्योंकि अगर वो वहां पे जा सकता है तो इसका मतलब ये थ्योरी अपनी गलत प्रूव हो जाएगी, बट वो इंडिया के अंदर किसी भी सिटी के अंदर तो वो मोबिल है। तो ऐसी असम्पशन उसने ली थी, ये भी सही है। ट्रेड अकर ओनली ड्यू टू डिफरेंस इन टेक्नोलॉजी बिटवीन द कंट्री, ये असम्पशन उसने नहीं ली थी। कहता है ट्रेड दो कंट्रीज के बीच में तभी हो सकता है अगर दोनों कंट्रीज के बीच में टेक्नोलॉजी का डिफरेंस है, तभी हो सकता है, ओनली इफ नो। सो दिस इज नॉट द असम्पशन व्हिच हैव बीन टेकन बाय रिकार्डो ने ये असम्पशन नहीं ली थी। बोथ कंट्रीज कैन ट्रेड, दोनों कंट्रीज ट्रेड करेंगी, एंड कैन बेनिफिट इवन इफ वन कंट्री इज लेस एफिशिएंट। अभी हमने ऊपर एग्जांपल देखा भी, जब मैंने आपको कंट्री एक्स और कंट्री वाई का एग्जांपल बताया कि अगर एक कंट्री एक कॉमोडिटी को बनाने में ज़्यादा एक्सपर्ट है, ज़्यादा स्पेशलाइज्ड है, उसके पास स्पेशलाइजेशन है, बट दूसरे प्रोडक्ट को बनाने में उसके पास स्पेशलाइजेशन नहीं है, तो भी वो ट्रेड करके वो क्या कर सकती है, वो मैक्सिमम आउटपुट वहां से ले सकती है, मैक्सिमम बेनिफिट ऐसे ले सकती है। यही तो थ्योरी थी रिकार्डो की कंपैरेटिव एडवांटेज की। सो दिस इज ऑल्सो राइट। तो क्या असम्पशन नहीं थी, सी वॉज नॉट द असम्पशन दैट हैज बीन टेकन बाय रिकार्डो in the theory of comparative advantage. Okay, next question, which of the following is a potential benefit of foreign direct investment for the host country? तो जिधर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आते हैं उस कंट्री को फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से क्या फायदा मिलता है, क्वेश्चन है। इंक्रीज्ड इन्फ्लेशन ड्यू टू हायर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गलत बेटा, इन्फ्लेशन का क्या लेना देना इससे, कहता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ गया, पहली बात तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है ही नहीं है। दूसरा, रिडक्शन इन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, ये भी गलत है। जब आपके देश के अंदर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगी तो टेक्नोलॉजी साथ में आती है, ना कि कम होती है। क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी एंड स्किल डेवलपमेंट, दिस इज द राइट आंसर। कि अगर कोई बाहर की कंपनी आकर इंडिया में पैसा लगाएगी, इंडिया के अंदर कोई कंपनी खोलेगी, तो उससे हमारे देश के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। सो इट विल हेल्प इन क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, हमारे लोगों की, हमारे लेबर की स्किल डेवलपमेंट होगी। दिस इज द राइट आंसर। हमारा फॉरेन कंपनीज के ऊपर डिपेंडेंस बढ़ जाएगा रिसोर्सेज के लिए, कैसे बढ़ जाएगा, वो तो खुद हमारे देश में जाकर रिसोर्सेज यूज करते हैं। सो दिस इज इनकरेक्ट, राइट आंसर इज सी। आगे, इफ द कंट्रीज करेंसी इज डेप्रिशिएटिंग, ऐसा मान के चलो कि जैसे कि रुपी ये डेप्रिशिएट हो रहा है, इसका मतलब क्या है, डोमेस्टिक करेंसी इज इंक्रीजिंग, नो बेटा, डोमेस्टिक करेंसी इज डेप्रिशिएटिंग। कंट्री एक्सपोर्ट विल बिकम मोर एक्सपेंसिव, कंट्री का एक्सपोर्ट चीप हो जाएगा क्योंकि अपनी वैल्यू करेंसी की कम हो रही है, बूस्टिंग द ट्रेड। सो इट मीन्स दैट कंट्री का जो एक्सपोर्ट है ना वो चीप हो जाएगा, क्योंकि हमारी जो वैल्यू है करेंसी की वो क्या हो रही है, वो लेस हो रही है। सो राइट आंसर इज सी। मैंने आपको ना पूरा वो चार्ट बनवाया है कि इसका इम्पैक्ट एक्सपोर्ट के ऊपर कैसे आता है और इम्पोर्ट के ऊपर क्या आ रहा है। सो सेंट्रल बैंक सप्लाई ऑफ मनी को इंक्रीज कर रहा है, हाउ इट इज रिलेटेड टू करेंसी डेप्रिसिएशन। आगे, क्वेश्चन नंबर 41, इन इंटरनेशनल ट्रेड नेगोशिएशन, जब आप नेगोशिएशन करते हैं इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन ऑब्जेक्टिव ऑफ कंट्रीज इन्वॉल्व्ड इन मल्टीलेटरल ट्रेड टॉक्स। कहते हैं कि ये एक टेबल है, उस टेबल के ऊपर डिफरेंट कंट्रीज बैठी हुई है, मतलब उन कंट्रीज के लीगल या रिप्रेजेंटेटिव बैठे हुए हैं, ऐसे मान लेते हैं उन कंट्रीज के प्राइम मिनिस्टर बैठे हुए हैं और वो आपस में डिस्कशन कर रहे हैं ट्रेड को लेकर, है ना। तो उनका मेन डिस्कशन क्या होगा, उनका मेन डिस्कशन होगा ट्रेड के बैरियर्स को कम करना, टू रिड्यूस द ट्रेड बैरियर, मतलब फ्री करना ट्रेड को, एंड प्रमोट करना फ्री ट्रेड। तो ट्रेड फ्री होना चाहिए और फेयर होना चाहिए, यही उनका गोल होगा। सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी। आगे, मोस्ट फेवर्ड नेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, मोस्ट फेवर्ड नेशन क्लोज WTO ने इंट्रोड्यूस नहीं किया था। मैंने जानबूझ के इस क्वेश्चन को यहाँ पे रखा है क्योंकि ज्यादातर बच्चों की ये अंडरस्टैंडिंग है कि हमने तो इसको पढ़ा था कि मेंबर्स कंट्री, तो वो ना WTO लिख कर आते हैं, बेटा नहीं। ये किसने इंट्रोड्यूस किया था, ये इंट्रोड्यूस किया था गैट ने। सो राइट आंसर इज 42 का बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ जीरो सम गेम, ये ऊपर भी आ चुका है, कॉम्पिटिशन फॉर मार्केट शेयर इज अ जीरो सम गेम। ठीक है, आगे चलेंगे। सो राइट आंसर इज बी, और इसका लॉजिक भी है बेटा, जैसे मैंने क्या बोला था कि एक बंदे को गेन करने के लिए दूसरे बंदे को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। सो अगर कोई एक फर्म 5% का गेन कर रही है तो दूसरी फर्म को 5% का लॉस करना पड़ेगा।
सो कंपटीशन है ना कि मेरे को ज़्यादा गेन करना है तो दूसरे को उतना सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, दिस इज जीरो सम गेम, सो कंपटीशन फॉर मार्केट शेयर। आगे, इन हेक्सचर्स ओलिन थ्योरी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर 2 इन नंबर। सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी, ये आई थिंक नंबरिंग में थोड़ा सा इशू हुआ है, यहाँ पे अपना 44 आना चाहिए और 44 का आंसर बनेगा बी। सिंपल क्वेश्चन हमने पढ़ी थी हेक्सचर ओलिन थ्योरी, उसके अंदर देयर वर 2 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। क्वेश्चन नंबर 45, व्हिच टैरिफ इज एक्सप्रेस्ड आइदर ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू ऑफ इंपोर्टेड गुड और ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट ऑफ मेजर ऑफ द इंपोर्टेड गुड्स डिपेंडिंग अपॉन व्हिच जनरेट्स द मोस्ट इनकम। सो कहता है कि ऐसा कौन सा टैरिफ है जो या तो वैल्यू के ऊपर लगेगा या तो ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट ऑफ मेजर ऑफ द इंपोर्टेड गुड्स, कि तुम कितना इंपोर्ट कर रहे हो डिपेंडिंग अपॉन कि अपने को मैक्सिमम प्रॉफिट किधर होगा, मतलब गवर्नमेंट को ज्यादा टैक्स कहां पे मिलेगा। तो इस टाइप के टैरिफ को हमने बोला था मिक्स्ड टैरिफ। आगे, विच रिगार्ड टू इंटरनेशनल ट्रेड द यूरोपियन यूनियन कैन बी कैटेगराइज्ड एज। सो यूरोपियन यूनियन वाज बेसिकली अ कस्टम यूनियन। इसका मैंने आपको चार्ट भी बनवाया था इफ यू रिमेंबर। सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 46 का डी। ये सारे डायरेक्ट क्वेश्चन है। नेशनल ट्रीटमेंट का प्रिंसिपल मैंने आपको बता दिया है कि इंपोर्टेड गुड्स एंड डोमेस्टिक गुड्स शुड बी ट्रीटेड एज इक्वली। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो इंपोर्टेड गुड है उसके ऊपर जीएसटी तुम ज्यादा लगा रहे हो और जो तुम्हारे डोमेस्टिक गुड्स है उसके ऊपर जीएसटी तुम कम लगा रहे हो। सो नेशनल ट्रीटमेंट क्या है कि जैसे तुम इंपोर्टेड गुड को वैसे ही ट्रीट करो जैसे तुम डोमेस्टिक गुड्स को ट्रीट कर रहे हो। सो 47 का आंसर वुड बी ए। 48, अकॉर्डिंग टू हेक्सचर-ओलिन थ्योरी अ कंट्री विल हैव अ कंपैरेटिव एडवांटेज इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। सो कंट्री का कंपैरेटिव एडवांटेज उस सामान को बनाने में होगा जिस सामान को बनाने के लिए उसके पास उसको जो रिसोर्सेज चाहिए उस कंट्री के अंदर वो रिसोर्सेज अबंडेंस के अंदर अवेलेबल है। क्योंकि ये थ्योरी अबंडेंस के ऊपर बेस्ड थी, है ना, कि अगर तुम यूएसए की बात करोगे तो यूएसए कैपिटल इंटेंसिव इकोनॉमी है, तो उधर वो सामान को बनाने में यूएसए का कंपैरेटिव एडवांटेज होगा जिसको बनाने के लिए कैपिटल ज्यादा लगता है इन कंपैरिजन टू लेबर। ये ध्यान में आ रहा है आपको? अब इसको ध्यान में रखो, नीचे ऑप्शंस पढ़ो। कहता है हेक्सचर-ओलिन थ्योरी ने बोला कि कंट्री का कंपैरेटिव एडवांटेज होगा उन सामान को बनाने में, कौन से सामान को बनाने में, नंबर 1 दैट रिक्वायर लेबर इंटेंसिव टेक्निक इफ द कंट्री हैज सरप्लस ऑफ कैपिटल। नो बेटा, ये कंपैरेटिव एडवांटेज तब आता अगर एक कंट्री को लेबर इंटेंसिव टेक्निक चाहिए और इस कंट्री के पास सरप्लस भी क्या है, लेबर है। दूसरा, इट यूटिलाइज अबंडेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, अगर ये वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यूज करेगी जिसकी इसके पास भरपूर मात्रा है, मतलब जिसकी इसके पास अबंडेंट है, ठीक है, दैट द कंट्री हैज अ लार्ज सप्लाई। यस, सो राइट आंसर इज गोइंग टू बी बी। बाकी सब पढ़ लेते हैं। इट रिक्वायर्स एडवांस टेक्नोलॉजी, कोई लेना देना नहीं है। रिक्वायर्स हाई लेबर कॉस्ट, कोई लेना देना नहीं है। सो ये कंसेप्ट किसके ऊपर बेस्ड था, अबंडेंस थ्योरी के ऊपर। ओके, सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी 48 का बी। 49, इनमें से कुछ सेक्टर के अंदर एफडीआई पॉसिबल नहीं है, एटॉमिक एनर्जी के अंदर। 49 का सी। डंपिंग रेफर्स टू सेल ऑफ गुड्स अब्रोड, कि बाहर का कोई कंट्री जैसे इंडिया के अंदर गुड डंप कर रहा है बहुत कम प्राइस के ऊपर, अपनी कॉस्ट से भी कम और अपने प्राइस से भी कम, राइट। तो इस टाइप की सिचुएशन को डंपिंग कहते हैं। और ऊपर जो हमने पढ़ा था वो एंटी डंपिंग ड्यूटी पढ़ा था, ठीक है। सो दिस वाज योर एंटायर डिस्कशन फॉर एमसीक्यूज ऑफ चैप्टर नंबर 9 दैट इज इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है। सो मैं आपको फिर भी बोलूंगी चैप्टर बहुत सिंपल है, बस थोड़ा सा ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। कुछ ही ऐसे कंसेप्ट है जो कंसेप्चुअल है बहुत ज्यादा, जहां पे तुम अटक सकते हो। बाकी सब प्लेन थ्योरी है कि अगर आपको वो चीज आती है एमसीक्यू उसके ऊपर बनेगा तो दन दनादन हो जाएगा। देखो ना लास्ट के कितने एमसीक्यूज अपने सिर्फ ऐसे ही हो गई, पढ़ा और डन, पढ़ा और ऐसे कंप्लीट, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर which is going to be national income, right? And yeah, thank you so much. अच्छे से पढ़ाई करना, keep working hard and keep making your parents proud. Bye bye.